नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मदनपुर एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर हरियाली की चादर बिछी रहती थी। खेत लहलहाते मानो हवाओं के संग नृत्य कर रहे हों। इसी गांव में धानुक टोले के एक कोने में रघुनंदन का कच्चा मकान खड़ा था। रघुनंदन एक गरीब मजदूर था जिसकी रोजी रोटी उसकी मेहनत पर ही निर्भर थी। वह दिन भर अपने हाथों से मिट्टी खोदता, पसीने में डूबा मेहनत करता और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट भरता। कभी कभी काम मिलता, कभी नहीं। उसका सारा जीवन रोज की कमाई और खर्चों के बीच झूलता था। रघुनंदन की पत्नी राधिका और उसके 2 छोटे बच्चों के साथ गरीबी का यह संघर्ष दिन रात चलता रहता। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए रघुनंदन को कठिन परिश्रम करना पड़ता था, पर कभी कभी उसकी आंखें सपनों की दुनिया में खो जाती। वह सोचता कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, उसके पास महल होगा, ढेर सारी दौलत होगी और सुंदर स्त्रियां उसके इर्द गिर्द होंगी। मगर यह स्वप्न हमेशा उस समय टूट जाता जब राधिका की आवाज आती, रघु, राशन लाने जाना है, बच्चे भूखे हैं। यह उसकी कल्पनाओं का अंत कर देती। राधिका का बार बार राशन की मांग करना रघुनंदन को चिढ़ा देता। रघु के जीवन की कठिनाइयों ने उसकी जवानी को समय से पहले ही थका दिया था और राधिका भी अपने संघर्षों से घिरी हुई थी। कभी सुंदर रही राधिका अब समय से पहले बूढ़ी लगने लगी थी। न तो उसे ठीक से खाना मिलता था, न ही जीवन में कोई सुख। वह अपने परिवार के लिए लगातार परिश्रम करती, लेकिन उसका चेहरा 30 की उम्र में ही झुर्रियों से भर चुका था। जब रघुनंदन उसकी ओर देखता तो उसे गुस्सा आ जाता। राधिका दिन भर धूप में झलकर जो भी कमाती वह सब गृहस्थी में खप जाता। रघुनंदन भी जो मेहनत से पैसे कमाता, शाम होते ही उसे शराब में डुबो देता। हर रात वह नशे में धुत होकर घर लौटता और अपनी पत्नी पर गालियों की बौछार करता, उसे पीटता। राधिका बेचारी चुपचाप सब सहती, भगवान से प्रार्थना करती और फिर टूटे शरीर के साथ अपने बच्चों को खाना खिलाती। वह अपने बच्चों को अपनी बगल में सुलाकर बिना खाए सो जाती। रघु कभी यह नहीं समझता कि उसकी इस हालत के लिए राधिका कैसे जिम्मेदार हो सकती है। वह तो दिन रात मेहनत करके घर का सहारा बनी हुई थी। मायके से लाई गाय को सुबह सुबह उठकर वह खुद संभालती, उसका दूध बेचकर घर के लिए पैसे जुटाती। खुद भूखी रहकर भी दूसरों के घरों में जाकर काम करती ताकि कुछ पैसे कमा सके। लेकिन रघुनंदन यह सब कहाँ देख पाता। उसकी आंखें तो शराब के नशे में डूबी रहती। एक दिन रघुनंदन ने फिर से देसी शराब का एक अद्धा पी लिया। नशे में चूर होकर उसने अपनी पत्नी को गालियां देनी शुरू कर दी और फिर उसे बुरी तरह पीटने लगा। अपनी गरीबी और बदहाली का सारा दोष वह राधिका के सिर पर मढ़ता। राधिका अपनी तकलीफों से घिरी थी। बच्चों को बिना कुछ खिलाए ही वह उन्हें पास लेटा लेती और सोचती रहती कि आखिर उसकी गलती क्या थी। सारी रात वह जागती रही, जबकि उसके मासूम बच्चे उसकी ओर देखते रहे, सहमे हुए। उनके मासूम दिलों में भय तब समा जाता जब वे अपने पिता को अपनी मां पर हाथ उठाते देखते। राधिका की बेटी प्रिया, जो 7 साल की थी, आधी रात को उठी और मां के बहते आंसू पोंछने लगी। वह मासूमियत से बोली, मां, बापू तो बहुत बुरे हैं, तुम्हें चोट लगी है मां? अपनी मासूमियत भरी आवाज में उसे सांत्वना देने की कोशिश करने लगी। राधिका का दिल भर आया। वह सोचने लगी कि वह बस इन बच्चों के लिए जी रही है। यदि ये मासूम न होते तो शायद वह कब की खुद को समाप्त कर चुकी होती, इस यातना भरे जीवन का अंत कर चुकी होती। कई बार मन किया कि किसी नदी या तालाब में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले, लेकिन बच्चों का चेहरा देख वह अपने इरादे बदल देती थी। सारी रात जागने के बाद जैसे ही दिन का उजाला फैलने लगा, राधिका की आंखें थोड़ी देर के लिए लग गई। लेकिन जब गाय के लगातार रंभाने की आवाज ने उसकी नींद तोड़ी, तब वह उठी। सारे शरीर में दर्द था, थकान से चूर थी। उसने घड़ी की ओर देखा, सुबह के 7 बजने को थे। वह जल्दी जल्दी उठी, नित्यकर्म निपटाकर गाय को चारा डालने लगी। रघु, जो रात में शराब के नशे में धुत होकर सो गया था, अब भी गहरी नींद में था। दोनों बच्चे भी रात के हंगामे के कारण देर से सोए थे और अब तक सो रहे थे। राधिका ने जल्दी जल्दी चाय बनाई। उसने सोचा,
नींबू वाली चाय से रघु का नशा उतर जाएगा और वह शांत हो जाएगा। शायद इस नशे के उतरने के बाद वह फिर से मीठी बातें करेगा, वही बातें जो उसे दिन में एक बार सुनकर वह अपने सारे दुख भूल जाती थी। थोड़े देर का ही सही, लेकिन यह छलावा उसे जीने की उम्मीद दे जाता था। राधिका ने जैसे ही चाय तैयार की, उसकी जेठानी रमा कमरे में दाखिल हुई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे राधिका, कौन सी सब्जी बनाई है आज? जरा एक कटोरी दे दे। तेरे जेठ जी को तेरे हाथ की सब्जी बहुत पसंद है। राधिका ने जवाब दिया, जी, आलू और बैंगन की सूखी सब्जी बनाई है, ले लीजिए। राधिका ने कटोरी में सब्जी भरकर जेठानी को दी। रमा ने हल्की फुसफुसाहट में कहा, देवर जी अभी तक नहीं उठे? फिर रात को पीकर आए थे क्या? बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी, लगता है हाथ भी उठाया था। राधिका ने बिना किसी प्रतिक्रिया के कहा, क्या करूं जीजी, नसीब ही ऐसे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह खुद को संभाल रही थी। रमा कुछ और कहना चाह रही थी। वह धीरे से बोली, बहुत मुश्किल है ऐसे मर्द के साथ जीना। देवर जी किसी और के चक्कर में तो नहीं है? उनका रंगीन मिजाज तो है, देखना कहीं ये सब उसी वजह से तो नहीं हो रहा। ये कहकर रमा चली गई, लेकिन उसके शब्द राधिका के मन में गहरे संदेह के बीज बो गए। कई दिनों बाद आज राधिका ने जब स्वयं को दर्पण में देखा तो कुछ भीतर ही भीतर टूट सा गया। उसका चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और उसका मुरझाया यौवन उसे चिंता में डाल गया। यह वही राधिका थी जिसने कभी अपने सौंदर्य की परवाह नहीं की थी, लेकिन अब एक अनजानी चेतावनी उसके दिल में उठने लगी थी। दीदी ने उसे सावधान तो कर दिया था, लेकिन अभी भी वक्त था। राधिका ने उस दिन घर के सारे काम निपटाने के बाद खुद को संवारने का फैसला किया। उसने अपने चेहरे पर काजल लगाया, बालों को करीने से जूड़े में बांधा, माथे पर एक बड़ी सी बिंदी सजाई और बक्से से अपनी सबसे खूबसूरत साड़ी निकालकर पहनी, लाल बॉर्डर वाली चमकीली साड़ी। वह दर्पण में देख रही थी, आज वह सच में बहुत सुंदर लग रही थी। उस दिन राधिका ने रघु के पसंदीदा व्यंजन भी बनाए थे, खीर और पूरी। इधर रघु, जो अपने रोज के काम के लिए बगीचे में घास निकाल रहा था, समय होते ही नहा धोकर घर आया। छोटा बेटा रामू भी बापू के साथ खाना खाने बैठ गया। उस समय रघु को देखकर यह नहीं लगा कि वह वही इंसान है जो रात को नशे में धुत होकर घर लौटता है। थाली में अपनी पसंदीदा खीर और पूरी देखकर उसने राधिका की ओर नजर घुमाई। आज राधिका कुछ अलग ही दिख रही थी। खाना भी लाजवाब बना था। आज कुछ खास बात है क्या? रघु ने आश्चर्य से पूछा। उसकी नजरें राधिका को टटोल रही थी। राधिका आज एक नई दुल्हन जैसी लग रही थी। खाना खाकर और हाथ धोकर रघु काम पर चला गया। उसी दिन राधिका का जेठ रामसुख उसे काम पर ले गया था। एक बनते हुए मकान में एजेंट होने का काम था। राधिका के दिल में पिछले कुछ समय से पल रही शंका ने आज उसे कुछ सुकून दिया था। जेठानी ने कहा था कि रघु को शायद कोई और औरत पसंद आ गई है, इसलिए वह रात में शराब पीकर आता है और राधिका को कोसता है। राधिका ने सोचा, शायद यह सिर्फ शराब का ही असर हो, वरना उसका रघु किसी और औरत के पास क्यों जाएगा। लेकिन मन में उठ रही आशंका उसे पूरी तरह चैन से नहीं रहने देती थी। भोली भाली राधिका, जो अपने पति और बच्चों से बेइंतहा प्यार करती थी, ये नहीं जानती थी कि रघु के दिल में उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। रघु की बस एक ही चाहत थी, धन। और इस धन की लालसा में वह यह नहीं सोचता था कि एक साधारण मजदूर के लिए इतनी संपत्ति इकट्ठा करना असंभव है। वह किसी चमत्कार या लॉटरी के सहारे जीवन बसर कर रहा था। तभी बाहर से जेठानी मनोरमा की आवाज आई। वह और कई औरतें राधिका को पुकार रही थी। अरे राधिका, क्या काम नहीं है? चल, आलू खेतों में उखाड़ने जा रहे हैं। ठाकुरों के खेतों में जो फसल होती थी वह गांव की छोटी जाति की औरतों के लिए जीविका का साधन बनती थी। अगर आलू निकालोगे तो बदले में कुछ हिस्से आलू के मिल जाएंगे, जिससे घर में कम से कम एक समय का खाना तो बन जाएगा। इस तरह आलू खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उधर रघु, जो शहर में काम पर जुटा था, सुबह से ही ईंटें और गारा ढो रहा था। काम की थकान के बीच थोड़ी देर का आराम चल रहा था। उसके बड़े भाई रामसुख ने खाना खत्म करके बीड़ी सुलगाई और उसे भी एक बीड़ी बढ़ाते हुए बोला, ले तू भी पी ले, मन को थोड़ा चैन मिलेगा।
रघु ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, हमें तो चैन शराब से मिलता है, पर सच बताऊं भैया, हमारी जिंदगी भी क्या है। दिन भर कड़ी मेहनत करके जो 4 पैसे कमाते हैं वो भी घर की दाल रोटी में खर्च हो जाते हैं। पत्नी और बच्चों के पेट भरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। काश कोई ऐसा काम मिलता जिससे ढेर सारे पैसे मिलते, तब अंग्रेजी शराब पीते, अच्छे कपड़े पहनते और एक मेम जैसी औरत होती। लंबी सांस खींचते हुए रघु यह सब कह रहा था। रामसुख, जो रघु से 2 साल बड़ा था, उसकी बातें सुनकर ठहाका मारकर हंसा। अरे, ना पढ़ा लिखा है, ना कोई हुनर है, बता ऐसे अमीर कैसे बन जाएगा। न तुझमें कोई पूंजी है, न दिमाग, और माम जैसी औरत। अरे, तेरी राधिका क्या बुरी है, दिन रात तेरे और तेरे बच्चों के लिए खपती रहती है, उसी को मेम बना दे। रामसुख की बातें सुनकर रघु चिढ़ गया और बड़बड़ाते हुए बोला, आपसे तो बात करना ही बेकार है भैया। गांव में चौपाल पर आज रात कीर्तन का आयोजन था, जिसकी खबर दूर दूर के गांवों में फैल चुकी थी। पास के गांव से एक बड़ी कीर्तन मंडली आने वाली थी और इस खबर से गांव वालों में खूब उत्साह था। रघु भी बेहद उत्साहित था, क्योंकि उसे गाने का शौक था। वह चाहता था कि कीर्तन में मौका मिले तो वह भी कुछ गाए बजाए। गांव में बड़े और छोटे सभी लोग इस आयोजन को लेकर बेहद जोश में थे। चौपाल पर बैठने के लिए दरिया बिछाई जा रही थी। ठाकुर के घर से दिए गए सभी सामान वहां पहुंचाए जा रहे थे। रघु जोश में काम कर रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि भजन मंडली के साथ गाने का मौका मिल जाए तो उसकी प्रतिष्ठा गांव में और बढ़ जाएगी। उसका गला अच्छा था। होली में वह ढोलक बजाकर लोगों को गाने सुनाता था। उसे कई भजन याद थे और वह इसी अवसर के लिए अभ्यास कर रहा था। रात को कीर्तन का आयोजन था। तभी उसकी बेटी प्रिया मासूमियत से बोली, माँ, आज मैं वो लाल वाली फ्रॉक पहनूंगी। राधिका ने उसे समझाते हुए कहा, अरे नहीं बेटी, गुलाबी वाली फ्रॉक पहन लेना, मैं निकाल दूंगी, वो तुम पर बहुत अच्छी लगती है। लेकिन प्रिया ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ, मुझे तो वही लाल वाली पहननी है। तभी बेटा वीरा भी एक कमीज लेकर आ गया और बोला, माँ, मैं भी यही पहनूंगा। बच्चों की इस जिद से राधिका परेशान हो गई। उधर रघु दलान में बैठा भजन का अभ्यास कर रहा था। बच्चों का शोर सुनकर उसने चिल्लाते हुए कहा, अभी आता हूं, दोनों के कान पकड़कर मार दूंगा। कितना शोर मचा रखा है। राधिका ने बच्चों को चुप रहने का इशारा किया। बच्चे डरकर तुरंत चुप हो गए। तभी रघु का बड़ा भाई रामसुख और उसके साथ कुछ और लोग वहां आ पहुंचे। अरे रघु, कहां चले गए तुम? राधिका ने पुकारते हुए कहा, रात को बिजली जा सकती है, सर्दियों का इंतजाम भी करना पड़ेगा। चलो दलान में जाकर देखो तो सही, रघु के भाई रामसुख ने सलाह दी। राधिका ने जवाब दिया, रघु, जरा 3 कप चाय बना दो। रघु ने उसकी बात सुनी और अपने भाई के साथ आए मेहमानों को दलान में बैठा दिया। राधिका ने जल्दी से चाय चढ़ा दी। इसी बीच उसकी जेठानी रमा और सोनम का आना हुआ, जिससे गांव में एक नया उल्लास फैल गया। ऐसे अवसर लोक जीवन में रस घोलते हैं, जहां हर वर्ग, ठाकुर, लाला और हरिजन समान रूप से उत्साह से भरे रहते हैं। अरे, अब तो चाय पीकर ही ताजगी आएगी, राधिका ने चाय में दूध डालते हुए कहा और 3 कप चाय अपनी बेटी प्रिया से बाहर भिजवा दी। तभी उसकी जेठानी ने कहा, राधिका, रात में हम सब साथ चलेंगे, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। हर बार जैसे बिना सज सम्मर के मत आना। खाना हम बना लेंगे, साथ में हम तीनों और बच्चे भी जाएंगे। राधिका ने भोलेपन से पूछा, दीदी, मैं कौन सी साड़ी पहनूं? ये जरी वाली ठीक रहेगी क्या? उसने अपनी जेठानी को साड़ी दिखाते हुए कहा। जेठानी ने साड़ी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राधा, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। हम भी अच्छे से तैयार होकर चलेंगे। सुना है पास के गांवों से भी लोग आएंगे। राधिका ने जल्दी से अपने सारे काम निपटाने शुरू कर दिए, क्योंकि सूर्यास्त होने वाला था। दिन में थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के बाद अब वह रात के खाने की तैयारी में जुट गई थी। रघु भी उजली धोती और कुर्ता पहनकर जल्दी से तैयार हो गया था। कीर्तन मंडली का स्वागत करने के लिए स्कूल की ओर जा रहा था, जहां मेहमान ठहरे हुए थे। राधिका ने रघु को मिश्री और पानी दिया ताकि उसका गला मीठा बना रहे। वह पिछले 4 दिनों से रघु का गला ठीक रखने के लिए सुरक्षा का देसी उपाय दे रही थी। राधिका का बस यही सपना था
कि रघु हर काम में सफल हो, चाहे वह कोई भी काम हो, लेकिन रघु उसकी परवाह समझे तब ना। कीर्तन मंडली के प्रमुख ने रघु की भक्ति और लगन से प्रभावित होकर उसे भजन गाने का अवसर देने का वादा किया था, जिससे रघु बेहद खुश था। अब राधिका ने जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार किया और खुद भी सजने लगी। रात का अंधकार गहरा था, पर चंदनपुर गांव में उत्सव की रोशनी जगमगा रही थी। सड़कों पर लाइट्स लगा दी गई थी ताकि आने जाने वालों को कोई असुविधा न हो। राधिका मंच पर नजरें गड़ाए देख रही थी, जहां रघु अपनी बारी के इंतजार में बैठा था। कृष्ण भजन के बाद रघु का समय आने वाला था और अंत में देवी स्तुति होनी थी। रघु के आगमन से कीर्तन सभा में एक नए उत्साह का संचार हुआ था। प्रधान ने उसे भजन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। लीला का आरंभ भी शीघ्र ही होने वाला था। सभा में कुछ सजी धजी स्त्रियों को देखकर औरतें आपस में फुसफुसा रही थी, अरे ये लड़कियां हैं या लड़कों ने स्त्री वेश धारण किया है। स्त्री भेष में सजे कुछ पात्रों को देखकर वे चकित थी, बिल्कुल लड़कियों की तरह दिख रहे हैं। वे बातें कर रही थी। जब राधिका की जेठानी बोली, अरे ये लड़कियां नहीं है, ये सब लड़के ही हैं। सोनम, जो राधिका की दूसरी जेठानी थी, ने उसकी बात का समर्थन किया। इस बीच कीर्तन मंच पर श्री कृष्ण के भजनों का गायन जारी था। रघु मंच के पास पहुंचकर अपने स्थान पर बैठ गया। उसे भी अपनी प्रस्तुति देनी थी। धोती और कुर्ते में वह किसी मेहनतकश मजदूर की तरह नहीं, बल्कि एक कुशल गायक प्रतीत हो रहा था। राधिका उसे देखकर प्रसन्न थी, परंतु रघु की दृष्टि किसी और पर जा टिकी थी। उसकी निगाहें उस आकर्षक महिला पर से नहीं हट रही थी, जो अपनी अप्रतिम सुंदरता से सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। जैसे ही रघु के भजन का समय आया, उसने मंजीरा उठाया और सुर ताल साधते हुए गाना शुरू किया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं सरस्वती उसकी वाणी में विराजमान हो गई हो। मंजीरे की लय और उसकी मधुर आवाज के संगम ने ऐसा समा बांध दिया कि पूरा वातावरण उसमें डूब गया। भजन समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठी। हर कोई रघु की प्रतिभा की प्रशंसा कर रहा था। वह युवती, जिस पर रघु की निगाहें अटकी थी, भी उसकी ओर सराहना भरी दृष्टि से देख रही थी। उसकी मोहक मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व से वह जैसे रघु को मोहित कर रही थी। वह महिला अपने कीमती आभूषणों और महंगे वस्त्रों में सजी धजी प्रथम पंक्ति में विशिष्ट व्यक्तियों के साथ बैठी थी। रघु मंच से उतरकर धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा, जहां उसकी पत्नी राधिका और बच्चे बैठे थे। राधिका उसे गर्वित दृष्टि से निहार रही थी। उसकी आंखों में खुशी और प्रेम छलक रहा था। तभी उसकी जेठानी ने उसकी ओर देखा और बोली, देवर जी, आपने तो हमें भक्ति के रस में डुबो दिया। बहुत सुंदर गाया। आपके इस भजन में वर्षों का रियाज झलक रहा था। राधिका के मन में भी गर्व की अनुभूति थी, क्योंकि उसने रघु के रियाज में उसका साथ दिया था। देर रात उसके अभ्यास के दौरान उसकी आवाज की मिठास को बनाए रखने में उसने भी खूब ध्यान दिया था। यह समझ पाना कठिन था कि राधिका ने कितनी प्रकार की औषधियां रघु को दी होंगी। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति वही प्रेम छलक आया था, जिसे देखकर उसे अद्वितीय संतोष की अनुभूति होती थी। रघु ने धीरे से कहा, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। उसने राधिका और बच्चों को इशारा किया कि वे अब घर लौट सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर था। रमा, जो कि उसकी जेठानी थी, और मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी उनके साथ चलने को तैयार हो गईं। सभी धीरे धीरे एक समूह में, जिस तरह वे आई थी उसी तरह वापसी के लिए रवाना हो गई। राधिका, उसकी जेठानियां और अन्य स्त्रियां अब घर की ओर बढ़ चली। रघु ने भी अपनी मंजीरा समेट ली और चौपाल के पास से एक पल को बाहर निकलने का निश्चय किया। वहां पहुंचते ही उसने एक सिगरेट का कश लिया। आज का दिन उसे खास रूप से उल्लासित कर रहा था। तभी उसकी पीठ के पीछे से एक मधुर आवाज आई, सुनिए। रघु चौंक कर पलटा और सामने वह औरत खड़ी थी, जिस पर उसकी नजरें टिक गई थी। वह एक समृद्ध परिवार से लगती थी और उसकी सुंदरता किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। उसकी आंखों में एक खास नजर थी, तीक्ष्ण, परंतु उसमें एक प्रकार का छल भी छिपा हुआ था, जिसे रघु पहचान नहीं पाया। रघु ने पूछा, क्या बात है? उसने धीरे से कहा, कुछ खास नहीं,
मेरा नाम चंपा है। मैं बगल के ही गांव बेला की रहने वाली हूँ। आपने आज बहुत सुंदर भजन गाया और मैं भजन गायकों का बड़ा सम्मान करती हूँ। मैंने इस मंडली को भी बड़ा चंदा दिया है। चंपा की आंखों में एक विचित्र आकर्षण था। तभी एक तेज आवाज आई, अरे चंपा, जल्दी चल, हमें अगले गांव जाना है। एक अधेड़ औरत ने आकर उसे खींच लिया। रघु की दृष्टि चंपा की मीठी आवाज और उसके सौंदर्य में खो गई थी, जैसे उसके शब्दों ने रघु के मन पर जादू कर दिया हो। वह बस उसे देखता रहा और उसके चले जाने के बाद भी वह उसी के बारे में सोचते हुए घर की ओर बढ़ चला। वह युवती कौन थी? वह बेला गांव से है, जो बगल में ही है, लेकिन वह तो किसी अमीर घराने से लगती है। आखिर कौन है यह चंपा? घर पहुंचकर रघु को राधिका जगी हुई मिली, जो उसका इंतजार कर रही थी। जब रघु ने बाहर नल पर हाथ पांव धोए और घर के अंदर आया, तो राधिका पहले से ही खाने की थाली सजाकर बैठी थी। रघु के सामने उसकी पसंदीदा थाली सजाई गई थी। 2 किस्म की भाजी, गर्मा गर्म पूरियां और हलवा। इस अनूठे भोजन ने उसके कठोर हृदय में भी राधिका के प्रति गहरा प्रेम उमड़ा दिया। रघु ने प्यार से राधिका से कहा, अरे खाकर ही तो आया था, फिर इतनी सारी चीजें क्यों बना दी? राधिका मुस्कुराते हुए बोली, शायद फिर से भूख लगी हो, क्या पता। रघु ने पूछा, बच्चे सो गए हैं ना, तू भी आजा, आज साथ मिलकर खाएंगे। उसकी बातों में एक सौम्यता थी और राधिका उसकी बातों से बेहद प्रसन्न हो गई। रघु ने आगे कहा, तू तो आज कमाल कर दी। इस भजन में तेरा भी तो बड़ा योगदान रहा है। जब मैं रातों को रियाज करता था तो तू मुझे तुलसी वाली चाय और तरह तरह के काढ़े बनाकर देती थी, ताकि मेरा गला ठीक रहे। आज इतने गांवों के लोग मेरा नाम ले रहे हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ। रघु को आज महसूस हो रहा था कि उसने राधिका की कभी कद्र नहीं की और यह उसकी बहुत बड़ी भूल थी। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। कितनी बार उसने राधिका के साथ बुरा सलूक किया था, लेकिन राधिका के लिए यह सब सुनना किसी स्वप्न के साकार होने जैसा था। वर्षों की पीड़ा, पति की गालियों और मारपीट के बावजूद वह हर समय रघु को खुश रखने का प्रयास करती रही थी। शादी के शुरुआती वर्षों में रघु का प्रेम राधिका के लिए नई उम्मीदें लेकर आया था, परंतु बच्चों के जन्म और गरीबी की कठिनाइयों के चलते रघु धीरे धीरे राधिका के प्रति बेरुखा होता गया। आज उसकी प्रेम भरी बातों ने राधिका के हृदय को भर दिया था और उसने मन ही मन देवी माँ से प्रार्थना की कि उसके पति का यह प्रेम सदैव बना रहे। लेकिन भोली भाली राधिका यह नहीं जानती थी कि किस्मत ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा है। इंसान कुछ सोचता है और भगवान उसकी योजना के साथ खेलते हैं। रघु थक कर घर आया, खाना खाया और अपने दलान में आराम कर रहा था। अचानक एक लड़का आया और बोला, ये रघुनंदन जी का घर है? रघु ने जवाब दिया, हाँ, मैं ही रघुनंदन हूँ, क्या बात है? लड़के ने कहा, बेला गांव की चंपा ने आपके लिए एक लिफाफा भिजवाया है। रघु ने हैरान होकर लिफाफा लिया। चंपा के बारे में तो वह भूल ही गया था। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक पत्र था। श्रीमान, आपके गाने ने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है। मैं आपको कुछ देना चाहती थी। मैंने आपको अपनी दुकान पर बुलाया था, पर आप नहीं आए, इसलिए यह छोटा सा उपहार भेज रही हूँ। पत्र के साथ रुपए 1000 रखे थे। रघु यह सोचकर हैरान था कि इतनी सुंदर औरत उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। अब उसके मन में चंपा के बारे में और जानने की इच्छा जाग उठी। आखिर इसका परिवार कौन है और यह किस लिए उसके प्रति इतनी उदार है। अगले दिन सुबह जब रघु उठा तो बाहर कुछ लोगों की हंसी मजाक और पुकारने की आवाजें सुनाई दी। जब वह आंखें मलता हुआ बाहर आया तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई और गांव के कुछ लोग उसके दलान में खड़े थे। रघु के बड़े भाई और गांव के लोग मजाक में बोले, अरे रघु, थोड़ा मुर्गा मटन और कुछ स्वादिष्ट खाने का इंतजाम तो कर। तेरा नाम अब इलाके भर में गूंज रहा है और अब तक पार्टी भी नहीं दी। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर दूंगा भाई, आज शाम को ही। तुम लोग तो बेकरार हो रहे हो। फिर उसने अपनी पत्नी राधिका को आवाज लगाई, राधिका, थोड़ी चाय तो बनाकर भेज दो। मोहल्ले के कुछ युवाओं ने भी मस्ती में कहा, अरे रघु भैया, शाम को कुछ खास इंतजाम भी रखना। रघु ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, फिक्र मत करो, सबको खुश कर दूंगा। उसके पास हाल ही में कीर्तन मंडली से प्रोत्साहन के रूप में मिले कुछ पैसे थे
और चंपा के दिए हुए रुपए 1000 भी। उसने सोचा कि इन पैसों से एक बेहतरीन दावत का इंतजाम किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे दिन बार बार कहाँ आते हैं। सभी लोग चले गए तो रघु ने स्नान किया और बच्चे उसकी गोद में खेलने लगे। राधिका अपनी रोजमर्रा के कामों में लगी थी। रघु ने देखा कि राधिका ने घर के सारे काम निपटा लिए थे और अब वह मोहल्ले की औरतों के साथ खेतों में गेहूं काटने चली गई। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद रघु ने दोपहर का खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया, लेकिन जब वह सोया तो उसे समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा। उसने नींद में ही सोचा, क्या जिंदगी है ये भी? बेल की तरह हर दिन मेहनत करो तभी पेट भरता है, वरना भूखा रहना पड़ता है। काश अलादीन का कोई चिराग होता जिससे मैं सुख शांति और दौलत भरी जिंदगी मांग पाता। इसी ख्यालों की उड़ान के बीच अचानक चंपा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। कौन है वह स्त्री, अमीर सी दिखने वाली, जो मुझ पर इतना ध्यान दे रही है? कहीं वही मेरा अलादीन का चिराग तो नहीं? क्यों न एक दिन बेला गांव चला जाऊं? रघु ने बिना ज्यादा सोचे अपनी साइकिल उठाई और सीधा बेला गांव की ओर निकल पड़ा। चंदनपुर गांव से थोड़ी ही दूरी पर बसा बेला गांव हरे भरे खेतों और केले के बागानों से घिरा हुआ, जहां दूर दूर तक पक्के मकान नजर आते थे। बेला गांव में रघु का पुराना मित्र भोला भी रहता था। साइकिल चलाते हुए रघु के मन में सवाल उठने लगे। भोला को तो जरूर पता होगा उस चंपा के बारे में। वह बेचैनी से चंदनपुर से बेला गांव की 6 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ आखिरकार 2 घंटे में भोला के घर पहुंच गया। भोला ने खुशी खुशी कहा, अरे रघु, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद रघु ने असली मुद्दे पर आकर पूछा, भोला, तेरे गांव में कोई चंपा नाम की औरत है? उसकी कपड़े की दुकान है क्या? कौन है वो और कैसी औरत है? भोला का चेहरा ये सुनते ही मानो किसी अनजाने भय से सफेद पड़ गया। भोला ने कहा, चंपा? रघु, तू उसे क्यों ढूंढ रहा है? आखिर कौन है वो तेरे लिए? रघु ने भोला को पूरी बात बता दी। भोला ने गंभीर होकर कहा, भाई, वो कोई भली औरत नहीं है। उसकी एक कपड़े की दुकान है, लेकिन उसके चरित्र पर एक गहरी रहस्यमयी छाया है। कोई 2 साल पहले उसने मनोज से शादी की थी, जो काफी संपन्न परिवार से था। चंपा खुद एक गरीब परिवार की थी। लोगों का कहना है कि उसकी पहली शादी भी हुई थी, वो भी एक बुजुर्ग व्यक्ति से, मगर गरीबी के चलते उसने उसे छोड़ दिया और अपनी सुंदरता से मनोज को मोहित कर दूसरी शादी कर ली। पहली शादी से उसका एक बच्चा है और मनोज से भी उसे एक बच्चा है। भोला ने आगे बताया, शादी के 2 साल बाद न जाने किस अजीबोगरीब बीमारी से मनोज की मौत हो गई। अब उसके पास मनोज के सारे पैसे और कपड़े की दुकान है। भाई, मेरा तो मानना है कि तू इससे दूर ही रहे। मुझे तो तेरी पत्नी राधिका भाभी की चिंता हो रही है। कहीं ऐसा न हो कि यह औरत तेरी बसाई गृहस्थी को उजाड़ दे। भोला के इस संजीदा समझाने का रघु पर कोई असर नहीं हुआ। उसके मन में तो बस चंपा की ही छवि घूम रही थी। वो तो जैसे पहले ही तय कर चुका था कि उससे मिलना है, चाहे जो भी हो। भोला ने उसे जितना समझाने की कोशिश की, उतना ही रघु के मन में चंपा की तस्वीर और स्पष्ट होती गई। उसकी सोच में अब न तो राधिका थी न बच्चे। उसके मन में सिर्फ चंपा से मिलने की उत्कंठा थी। भोला से विदा लेते हुए रघु ने चंपा की दुकान का पता पूछा और उसी ओर चल दिया। उधर भोला का मन राधिका की चिंता से भर गया था। रघु जब दुकान पर पहुंचा तो देखा कि चंपा अपने बड़े बेटे के साथ बैठी थी। उसका छोटा बेटा अपने पहले पति की एक बूढ़ी चाची के पास था, जो अब उसके साथ ही रहती थी। मनोज के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे भी उसी चाची ने पाला था। चंपा गहरे लाल लिपस्टिक और सिंदूर के अलावा भारी गहनों से सजी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह विधवा है। वह अपनी दुकान पर आए ग्राहकों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। रघु वहां चुपचाप खड़ा रहा और आखिरकार उसका ध्यान रघु पर गया। अरे आप, आइए आइए, बैठिए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप हमारी दुकान पर पधारे। चंपा ने बेहद उत्साह से रघु का स्वागत किया और फिर बोली, जो भी आपको पसंद हो चुन लीजिए, कीमत की चिंता मत कीजिए। रघु ने कहा, मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, बस
आपसे मिलने की तीव्र इच्छा थी। मुझे बेहद जिज्ञासा हो रही थी कि आप कौन हैं और मुझ पर इतनी कृपा क्यों बरसा रही है। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं कलाकारों की बेहद कदर करती हूँ। मुझे भी संगीत का बहुत शौक है। दोनों के बीच कुछ समय तक सामान्य बातचीत चलती रही। फिर चंपा ने रघु को अपने घर चलने का आग्रह किया। चंपा का आकर्षण और उसकी मुस्कान रघु के दिल को मोह लेने वाला था। उसकी आंखों की गहराई और धीमे मुस्कुराने का अंदाज रघु को सम्मोहित कर रहा था। जब चंपा ने जिद की तो रघु उसके पीछे पीछे उसके घर की ओर बढ़ गया, जैसे किसी मंत्रमुग्ध व्यक्ति की तरह। चंपा का घर अच्छा और पक्का था, जिसमें 3 कमरे थे। रघु को बैठक में बैठाकर चंपा ने चाय और नाश्ते से उसकी आवभगत की। घर में चंपा के साथ उसके पहले पति की चाची और 1 साल का बेटा था। उसकी बड़ी बेटी, जो लगभग 13-14 साल की थी, दुकान पर बैठी थी। चंपा की मोहकता और उसका आतिथ्य रघु के मन में गहराई तक उतर चुका था। रघु चंपा के बारे में सोचते सोचते अपने गांव लौट रहा था। उसके मन पर चंपा की सुंदरता के साथ उसकी संपत्ति का भी प्रभाव छा चुका था। भोली भाली राधिका इस सब से अनजान अपने छोटे से परिवार के साथ खुश थी। उसे क्या पता था कि उसके सुखी संसार में जल्द ही कोई तूफान आने वाला है। रघु चंपा से मिलकर वापस तो आ गया था, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ आया था। उसकी राधिका में जो उदासी पहले से थी, वह अब और भी गहरी हो गई थी। रघु के सपनों की रानी अब चंपा जैसी ही थी। उसकी शादीशुदा जिंदगी, बच्चे, सब कुछ मानो वह भूल चुका था। अब रघु का आना जाना बेलगाम हो गया था और वह अक्सर कहता कि उसे पड़ोस के गांव में कोई काम है, जबकि असलियत में उसका मन चंपा के पास ही बसा था। राधिका उसके बदलते व्यवहार से हैरान थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रघु आखिर किस कार्यवश 2-2 दिन तक घर से अनुपस्थित रहता था, इसका रहस्य भोली भाली राधिका को समझ नहीं आ रहा था। वह उसकी दिनचर्या में एक स्पष्ट बदलाव देख रही थी। जहां पहले रघु उसे क्रोध में अपमानित करता और मारता पीटता, वहीं गुस्सा शांत होने के बाद वह प्रेम प्रदर्शित कर माफी भी मांग लेता था। किंतु अब जब वह घर लौटता तो ऐसा लगता जैसे उसका अस्तित्व वहां है ही नहीं। वह न बच्चों से आत्मीयता दिखाता, न ही राधिका की ओर ध्यान देता। यह अनजानी सी चुभन राधिका के हृदय को विदीर्ण कर रही थी। राधिका रोज देवी माँ से अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करती थी, परंतु इन घटनाओं की गहराई से वह अनजान थी। एक दिन उसकी जेठानी रमा ने उसे टोकते हुए कहा, अरे राधिका, सुना है आजकल देवर जी बेला गांव का काफी चक्कर लगा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? राधिका ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, कोई काम होगा। इस पर रमा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अरे राधिका, तू तो बड़ी भोली है। मैंने सुना है कि वहां किसी औरत का मामला है। यह सुनकर राधिका का मन अनजाने भय से भर उठा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि आज वह रघु से अवश्य पूछेगी। लेकिन जब उसने रघु का सामना किया और जेठानी की कही बातों का उल्लेख किया, तो रघु ने उसे टालते हुए कहा, अरे मैं तो सिर्फ काम से ही जाता हूँ, कोई और बात नहीं। फिर भी राधिका के मन में संदेह की परछाई और गहरी हो गई। दिन ढल चुका था और दीप जलाए जा चुके थे, किंतु रघु अभी भी घर नहीं लौटा था। राधिका ने तुलसी के पौधे को प्रणाम कर दीप प्रज्वलित किया और अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए प्रार्थना की। बेला गांव का एक छोटा सा बाजार था, जहां चंपा के पहले पति ने उसके लिए कपड़ों की दुकान खोली थी। दुकान अच्छी चलती थी और उनके पास एक पक्का मकान भी था, जो पति ने मृत्यु से पहले उसके लिए छोड़ा था। आर्थिक रूप से वह किसी अभाव में नहीं थी, लेकिन चंपा के लिए विधवा जीवन असहनीय था। यौवन के इन दिनों में उसके साज श्रृंगार और जीवन की उमंगें अभी भी प्रबल थी। वह अपने आप को एक पुरुष के बिना अकेला महसूस करती थी। जब उसने रघु को पहली बार देखा तो उसे अपनी ओर खींचने की तीव्र इच्छा जागी। वैसे भी चंपा उन स्त्रियों में से नहीं थी जो पति के नाम पर अपना सारा जीवन अर्पित कर दे। उसे ऐश आराम का जीवन पसंद था और पुरुषों को अपने आकर्षण के जाल में फंसाना उसकी कला थी। अब रघु उसके इस जाल में फंस चुका था, भले ही वह अपने पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारियों को भूला बैठा था। रघु ने कभी यह नहीं सोचा था कि चंपा से उसका कोई गहरा नाता बन जाएगा।
आरंभ में तो वह महज जिज्ञासा के कारण उससे मिला था और फिर इसे थोड़ा सा मनोरंजन समझकर मिलने जुलने लगा। लेकिन जैसे जैसे उनकी मुलाकातें बढ़ी, उनका रिश्ता गहरा होता गया और रघु का परिवार उसकी सोच से धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। अब उसे महसूस हो रहा था कि चंपा ही उसकी सपनों की रानी है, जो उसे हर प्रकार से संतुष्ट कर सकती है। चंपा न केवल प्रेम बल्कि सुख सुविधाओं और ऐशो आराम का जीवन भी प्रदान कर सकती थी। ऐसे में एक दिन अचानक चंपा ने रघु के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। हम दोनों विवाह क्यों न कर ले? चंपा ने कहा। रघु चौंक गया। ये कैसे संभव है? मैं राधिका और बच्चों को नहीं छोड़ सकता। चंपा ने कुशलता पूर्वक उत्तर दिया। अरे रघु, मैं राधिका को छोड़ने के लिए क्यों कहूंगी? वह मेरी बहन बनकर हमारे साथ रह सकती है और तुम्हारे बच्चे भी मेरे अपने हो जाएंगे। कौन सा कानून हमें रोक सकता है? राधिका तो कभी शिकायत नहीं करेगी, वह नेक दिल है। तुम बस मुझे सहारा दे दो। चंपा की यह चालाकी भरी बात सुनकर रघु क्षण भर के लिए सोच में पड़ गया। उसे लगा कि यह विचार कुछ हद तक सही है। अगर राधिका इस बात को समझ ले तो शायद वह भी ऐशो आराम की जिंदगी का हिस्सा बन सके। उसे रोज रोज की आर्थिक तंगी से भी मुक्ति मिल जाएगी। उसने मन ही मन यह तय किया कि वह राधिका से इस बारे में बात करेगा। मगर रघु यह नहीं समझता था कि राधिका के लिए उसके पति का प्यार ही सबसे बड़ा सुख था। उसने कभी भी धन दौलत या ऐशो आराम की लालसा नहीं की थी और अपने पति को अपना सर्वस्व मानकर सब कुछ त्याग दिया था। रघु की मूर्खता ने उसे चंपा की बातों में आकर राधिका से यह प्रस्ताव करने को प्रेरित कर दिया। उस दिन रघु पूरी रात घर नहीं लौटा और आधी रात तक करवटें बदलने के बाद राधिका किसी तरह सो गई। ये पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार राधिका के दिल में रमा की कही बातें जैसे कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई और औरत रघु के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। राधिका अपने पति को अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। उसे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए था, न धन, न आभूषण, न वस्त्र। उसकी एकमात्र अभिलाषा थी रघु का प्रेम और उस पर पूर्ण अधिकार। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान ऐसा ना हो, अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। वह भगवान से प्रार्थना करती रही, आंसुओं में डूबी। उधर रघु ने चंपा के साथ रात बिताई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह सवेरे 7 बजे तैयार होकर अपने गांव चंदनपुर की ओर चला। गांव पहुंचते ही वह चौपाल पर खड़े लोगों से टकरा गया, जो आपस में बातें कर रहे थे। किसी ने मजाक में कहा, अरे रघु, अब घर आ रही हो? क्या रात भर बेला गांव में फसल काट रहे थे? गांव के लोगों के लिए कोई बात छुपी नहीं रहती और रघु के बेला गांव के चक्कर पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। व्यंग्य बाणों की बौछार में रघु चुपचाप सुनता रहा। मन में उठते सवालों के उत्तर खुद से ही तलाशता रहा। रघु का मन भीतर से झुलस रहा था, परंतु उसने निश्चय कर लिया था कि शीघ्र ही सब कुछ स्पष्ट कर देगा। मन में दृढ़ संकल्प लेकर वह अपने घर की ओर बढ़ा। चंपा के प्रस्ताव की स्मृतियां उसके विचारों में घूम रही थी। जब वह घर पहुंचा तो राधिका रसोई में भोजन बना रही थी। बच्चे खाना खाकर विद्यालय जाने की तैयारी कर रहे थे। राधिका ने रघु को देखा तो तुरंत पानी लाने के लिए दौड़ पड़ी और फिर रघु ने स्नान कर भोजन किया। जब राधिका बच्चों को तैयार कर रही थी तो रघु ने उसे पुकारा, सुन राधा, बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था। राधिका ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, क्या बात है जी? मैं भी पूछना चाहती थी। लोग कह रहे हैं कि आप बेला गांव क्यों बार बार जाते हैं? राधिका के इस सवाल पर रघु कुछ देर मौन रहा। फिर वह राधिका के पास पड़ी चारपाई पर बैठ गया और धीरे धीरे कहना आरंभ किया, राधिका, मैं बहुत समय से तुझसे एक बात छिपा रहा हूं। तू सुन ले ध्यान से। मैं तेरे लिए एक बहन लाना चाहता हूं जो तेरे कामों में हाथ बटाएगी। तू अकेले ही सब झेलती है। राधिका के चेहरे पर हलचल हुई। उसकी आवाज कांपती हुई निकली, क्या मतलब है तुम्हारा? रघु ने बात को आगे बढ़ाया, मैं बेला गांव की चंपा को पसंद करता हूँ। बहुत बार तुझसे कहना चाहा पर कह नहीं सका। मैं चंपा से गहरा प्रेम करता हूँ और उसी से मिलने वहां जाया करता हूँ। तुम दोनों बहनों की तरह साथ रह सकती हो। तू उसकी बड़ी बहन बनकर रहना और वह तेरा कहाँ मानेगी? तुझे इससे कोई आपत्ति तो नहीं है? राधिका यह सुनकर स्तब्ध रह गई।
जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह कड़ी आवाज में बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी तपस्या का यही परिणाम देंगे? मैं आपके बच्चों की कसम खाती हूँ, आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। उसकी आवाज चीख में बदल गई और आंसुओं की धारा बह निकली। रघु को राधिका की ऐसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं थी। उसने तीखे स्वर में कहा, तू क्या कर लेगी? मैं तुझसे ऊब गया हूँ राधिका, अब तो किसी काम की नहीं है। मुझे दूसरी शादी करने से रोक कर क्या साबित करेगी? रघु का क्रोध उग्र हो उठा और उसने आवेश में आकर जो भी हाथ लगा उससे राधिका को मारना शुरू कर दिया। राधिका दर्द में चिल्लाती रही। उसके चेहरे पर आंसू और अपमान के निशान थे। दोनों बच्चे सहमे हुए मां को पुकारते हुए रोने लगे। जब रघु मारते मारते थक गया तो वह घर से बाहर निकल गया। राधिका जमीन पर पड़ी रोती रही। उसकी आत्मा पीड़ा से कराह रही थी। आज उसे अपना जीवन निरर्थक लग रहा था। काश उसे मृत्यु आ जाए। वह इतने दिनों तक रघु के हर अत्याचार को यह सोचकर सहती रही कि वह चाहे जो कहे या करे, उसके हृदय में राधिका के लिए प्रेम है। परंतु आज उसकी यह मान्यता पूरी तरह बिखर चुकी थी। रघु ने कभी राधिका को न तो गहनों से सजाया, न ही नए कपड़ों से उसकी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन वह उसके दिल और घर की रानी बनी रही। जब कभी रघु का मन प्रसन्न होता, वह राधिका के हाथों को अपने हाथों में थाम लेता और उसे प्रेम पूर्वक कहता, राधिका, तू बहुत कुशल है। कम साधनों में भी घर को संभालने की कला तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वह कभी कभी उसकी खूबसूरती की प्रशंसा भी कर देता। राधिका भीतर ही भीतर जल रही थी। क्रोध और हताशा का एक अंतहीन सागर उसके मन में उमड़ रहा था। बच्चे डर और अनिश्चितता में उससे लिपट कर रो रहे थे, लेकिन अब उसे उनकी भी कोई परवाह नहीं थी। वह लंबे समय तक वहीं लेटी रही। आंसुओं की लहरें उसके गालों पर दौड़ती रहीं। उसकी स्मृतियों में विवाह के शुरुआती दिनों की रघु की मोहब्बत के दृश्य बार बार आते रहे। फिर धीरे धीरे उसके रुख में आई उदासीनता और इस घर में उसके मन पर बसा हुआ बोझ सा महसूस हुआ। राधिका का मन अब थक चुका था। दुख और गुस्से ने उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। अचानक एक कठोर विचार उसके मन में कौंधा। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठी। अपने भीतर जल रही आग को शांति देने की कोशिश करते हुए उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों स्कूल जाओ। शाम को मालती चाची के पास चले जाना। मैं नानी के गांव जा रही हूँ और बापू से शिकायत करके लौटूंगी। बच्चे अनिच्छा से बोले, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे माँ, बापू ने हमें बहुत मारा है। राधिका ने दोनों को प्यार से सीने से लगाते हुए समझाया और फिर उन्हें स्कूल के लिए भेज दिया। अब राधिका ने एक दृढ़ संकल्प ले लिया था। जब बच्चे चले गए तो वह अपनी जिठानी रमा के पास गई और उसके गले से लिपट कर रोने लगी। जी, आप सच कह रही थी, मैं बर्बाद हो गई। मेरे पति दूसरी शादी करने वाले हैं, कहकर राधिका फूट फूट कर रोने लगी। रमा ने उसके आंसू पहुंचे, उसे चुप कराया और कुछ खाने के लिए कहा। कुछ खा ले बहन, हम रघु को समझाएंगे। परंतु राधिका ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं दीदी, अब नहीं। उसकी आवाज में अजीब सी गंभीरता थी। रमा ने चिंतित स्वर में पूछा, तू कहाँ जा रही है? तू तो है ना? राधिका ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, नहीं जीजी, आज मैं अपने पीहर जा रही हूँ, कल लौट आऊंगी। इसके बाद राधिका ने अपनी जिठानी से विदा ली और गांव के तालाब की ओर बढ़ गई। तालाब का पानी गहरा था, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के उसमें छलांग लगा दी। उसके मुंह और गले में पानी घुटने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वह डूब रही थी और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके दोनों बच्चे उसे पुकार रहे हो। मामा की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। अपराध बोध से घिरी वह बाहर निकलने की चाहत में थी, पर उसकी गति मंद पड़ गई और धीरे धीरे वह जल में समाती चली गई। तालाब के किनारे कोई नहीं था और राधा को तैरने का हुनर भी नहीं आता था। वह निरंतर नीचे की ओर खींचती जा रही थी। एक क्षण के लिए उसके विचारों में उसके बच्चों की छवि तैर उठी और उसने पानी से बाहर निकलने की अंतिम कोशिश की, परंतु उसकी शक्ति जवाब दे चुकी थी। वह डूबती चली गई, मानो अपने जीवन की पीड़ा और निराशा के समुद्र में विलीन हो गई हो। गुस्से और विषाद से भरे इस निर्णय ने राधिका के बच्चों को अनाथ बना दिया था। उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया जिसने उसका जीवन तबाह कर दिया?
क्या उसने कभी सोचा था कि उसके बिना उसके बच्चे कैसे जिएंगे? यह ख्याल भी उसके मन में नहीं आया। एक और स्त्री ने एक पुरुष के जीवन में आकर एक निर्दोष स्त्री और उसके मासूम बच्चों का संसार तहस नहस कर दिया। अवसाद और क्रोध में उठाए गए इस कदम ने अनगिनत जिंदगियां प्रभावित की। राधिका के बच्चों की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके पति के लिए तो मानो रास्ता साफ हो गया था, क्योंकि पहले उसे बच्चों की कोई परवाह नहीं थी और आज भी नहीं थी। अब वह बेफिक्र होकर चंपा से विवाह कर चुका था। अब बच्चे जैसे अनाथ हो चुके थे। चंपा का उनके प्रति कोई स्नेह नहीं था और रघु भी उसके साथ रहने लगा। बच्चे कभी पेट भर खाते तो कभी भूखे ही रहते। चंपा की निगाह उन पर नहीं जाती थी, क्योंकि जब उनके पिता ही उन्हें नहीं चाहते थे तो सौतेली माँ क्यों परवाह करती? सौतेली माँ का व्यवहार कैसा था, ये तो बस वही बच्चे जानते थे। इस प्रकार एक माँ ने अपने जीवन का अंत कर लिया और अपने बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना दिया। मीनू अपनी बड़ी माँ के पीछे पीछे दौड़ रही थी, उसकी आवाज पुकारते हुए, माँ, ओ बड़ी माँ, किधर जा रही हो? रुको तो, मुझे डर लग रहा है। आखिर कहाँ जा रही हो इतनी घनी रात में? अगर कोई जानवर आ गया तो? मीनू की आवाज घबराहट से भरी थी, लेकिन उसकी बड़ी माँ उसकी तरफ बिना देखे आगे बढ़ रही थी, मानो उसकी पुकार अनसुनी कर रही हो। मीनू पूरी ताकत से भागी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बड़ी माँ उसकी बात क्यों नहीं सुन रही। आखिरकार वह उनके करीब पहुंच ही गई, लेकिन तब तक दोनों घने जंगल के बीचों बीच आ चुकी थी। मीनू को ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन चारों तरफ नजर दौड़ाने पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ी माँ को वह जोर से झकझोरने लगी, पर बड़ी माँ ने खुद को संभाला और भी तेजी से चलने लगी। नन्ही मीनू असहाय सी उनके पीछे पीछे दौड़ती रही। बड़ी माँ अचानक एक आम के पेड़ के पास पहुंचकर गिर पड़ी। मीनू उनकी हालत देख घबरा गई। वह जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा कि शायद बड़ी माँ मजाक कर रही है, लेकिन जब बहुत पुकारने पर भी वह नहीं उठी तो मीनू का दिल बैठ गया। मीनू अपने घर की अकेली लड़की थी, अपने बड़े पापा और बड़ी माँ की लाडली। बचपन में उसके दूसरे जन्मदिन पर उसके असली माता पिता का देहांत हो गया था। बाद में उसके बड़े पापा और बड़ी माँ ने उसे गोद ले लिया था। मीनू के सगे भाई बहन नहीं थे, बस उसका एक बड़ा भाई मयंक था, जो पढ़ाई के लिए पूना में था। मीनू अपने परिवार के साथ गांव में रहती थी, जिसे वह बहुत पसंद करती थी। हालांकि मयंक से मिलने वह शहर कई बार गई थी, लेकिन उसे शहर की भीड़ भाड़ और माहौल रास नहीं आता था। वह एक साधारण लड़की थी, जिसे पढ़ाई का बेहद शौक था। बड़ी होकर वह वकील बनना चाहती थी। उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, परंतु जिंदगी की कठिनाइयों ने उसे बहुत परिपक्व बना दिया था। उसके बड़े पापा एक किसान थे और उनकी खेती बाड़ी अच्छी खासी चलती थी। घर में एक बूढ़ी दादी भी थी, लेकिन दादी ने कभी मीनू को अपने दिल से स्वीकारा नहीं था। दादी का मानना था कि उनके बेटे और बहू की मृत्यु का कारण मीनू थी, इसलिए मीनू अधिकतर अपनी बड़ी माँ के साथ रहती, जो उसे दिल से बहुत प्यार करती थी। उनके लिए तो मीनू घर की लक्ष्मी जैसी थी। मीनू की बड़ी माँ हर रोज उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती, उसे हंसाती, प्यार से भोजन कराती और कहानियां सुनाती। दोनों ने मिलकर कई खेल खोज लिए थे और मीनू को उनकी संगत बहुत प्यारी लगती थी। बड़ी माँ और मीनू के बीच का बंधन किसी सच्चे माँ बेटी के रिश्ते जैसा था, लेकिन बीते कुछ दिनों से बड़ी माँ का बर्ताव कुछ अजीब हो चला था। मीनू को लगा कि शायद वह बीमार है, पर उनके असामान्य व्यवहार का कोई स्पष्ट कारण किसी को नजर नहीं आ रहा था। मीनू के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने आसपास के माहौल से घबराई हुई अपनी बड़ी माँ को झकझोरते हुए रो रही थी। उठो माँ, तुम्हें मेरी कसम है, उठ जाओ ना। आम का पेड़ उनके ऊपर अपनी शाखाएं फैलाए खड़ा था, मानो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मीनू ने घबराकर अपनी बेहोश बड़ी माँ को और कसकर पकड़ लिया और डर से अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक किसी अजनबी आवाज ने उसके कानों में दस्तक दी। ये लड़की सिक्का लाई है, क्या सुन रही हो? क्या तू सिक्का लाई है? मीनू हड़बड़ाहट में पीछे मुड़कर देखने की कोशिश कर रही थी, पर गहरा अंधेरा उसे कुछ देखने नहीं दे रहा था।
चांद की हल्की रोशनी में वो बस आवाज के स्रोत को समझने का प्रयास कर रही थी। उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी और वह धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाने लगी। अचानक उसने देखा कि एक परछाई उसके पास खड़ी थी। वह कुबर से झुका हुआ दिख रहा था। उसके घने बाल और उलझी हुई दाढ़ी से चेहरा लगभग ढका हुआ था। उसका शरीर अजीबोगरीब लग रहा था, मानो किसी पुराने घाव की तरह पत्थर जैसा हो चुका हो। उसके हाथ में एक विचित्र दंड था और उसकी आंखें किसी काले भंवर की तरह थी। कोई पुतली नहीं, कोई पलक नहीं। मीनू इस भयावह दृश्य को देखकर डर के मारे भागने लगी। 2 कदम चलते ही उसका पैर किसी पत्थर से ठोकर खा गया और वह जमीन पर सिर के बल गिर गई। उसके सिर पर लगी चोट से उसे धुंधलापन महसूस होने लगा और वह भी बेहोश हो गई। अब उस घने जंगल में 2 जानें बेहोश पड़ी थी। सवेरे गांव के चरवाहे वहां से गुजर रहे थे। उनमें से एक ने अचानक देखा और बोला, अरे ये तो मनोहर की पत्नी लग रही है। दूसरा चरवाहा बोला, हाँ ताओ वही है। चरवाहों ने जैसे तैसे उन दोनों को उठाकर अपने साथ लिया, लेकिन मीनू के सिर से खून रुक नहीं रहा था, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मनोहर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बीवी से पूछा, आखिर ये सब कैसे हुआ? उसकी बीवी ने कहना शुरू किया और जैसे ही उसने बात पूरी की, मनोहर का चेहरा सन्न रह गया। उसके भीतर गुस्से का तूफान उमड़ने लगा। उसने पैर पटकते हुए आंगन की ओर रुख किया और तेज आवाज में अपनी माँ को पुकारने लगा, माँ आखिर तुझे क्या चाहिए, बता। उसकी माँ शांत स्वर में जवाब देती हुई बोली, अरे इतने जोर से क्यों चिल्ला रहा है? मेरे कान अब भी ठीक ठाक है, बेहरी तो नहीं हुई हूँ। वह सुपारी तोड़ते हुए धीमे से मुस्कुराई, मगर मनोहर का चेहरा तमतमाया हुआ था। माँ तुझे समझ नहीं आ रहा? ये खून खराबा कब बंद होगा? मैं अपने परिवार को ऐसी चीज से बचाना चाहता हूँ जो मुझे लालच की दलदल में और गहरे धकेल दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। माँ ने उसकी बात सुनकर ठंडी आह भरी। मैंने कब कहा कि अपने लालच को बढ़ावा दो? पर देखो अब हमारा परिवार तबाही के किनारे खड़ा है। मनोहर ने दृढ़ता से कहा, मैं मर जाऊंगा माँ, पर इसमें कभी शामिल नहीं होऊंगा। कितनी और जिंदगियां कुर्बान करोगी तुम? ये कोई सहारा नहीं, ये श्राप है। उसकी माँ ने गहरी नजरों से उसे देखा। तू क्या समझता है? तेरे पास बस 1 साल है। अगर यह 13 साल पूरे हो गए और कन्या नहीं रही तो इस घर का अंत निश्चित है। अब सबकी भलाई इसी में है कि वह सिक्का खोज निकाला जाए। मनोहर की आंखों में आंसू भर आए। वह अपनी माँ के कदमों में गिर पड़ा। माँ ऐसा मत करो, वह आखिरी उम्मीद है। और किसे पता क्या उस सिक्के से कुछ हासिल भी होगा या नहीं? वो पहले से ही जीते जी मर रही है। उसके माँ बाप तो सड़क हादसे में चले गए थे, उसे क्यों इस सब में घसीट रहे हो? माँ ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, बेटा अब बहुत देर हो चुकी है, सारी बातों का कोई फायदा नहीं। अब तुझे खोजी बनकर सिक्का ढूंढना होगा। मनोहर ने ठान लिया, नहीं मैं नहीं बनूंगा खोजी, चाहे मर जाऊं पर नहीं। इतना कहकर वह वहां से चला गया और उसकी माँ बड़बड़ाते हुए पीछे से बोली, अगर तू नहीं बना तो सर्वनाश पक्का है। इधर मीनू अस्पताल से ठीक होकर घर लौटी, पर अब वह अपनी माँ से डरने लगी थी। वह अपनी माँ से दूर दूर रहने लगी। बड़ी माँ को यह साफ दिख रहा था कि मीनू अभी तक उस हादसे को भूल नहीं पाई है। दरअसल 10 साल पहले उसके जन्मदिन पर भी कुछ ऐसा हुआ था जो किसी की भी कल्पना से परे था। जहाँ एक माँ बाप अपने बच्चे के जन्म पर खुश होते हैं, वहाँ मीनू के जन्म से सभी नाखुश थे। पूरा परिवार इस बात से भयभीत था कि अगर लड़की पैदा हुई तो उसे बलि चढ़ाना पड़ेगा। मीनू ही नहीं, उसकी बड़ी माँ की बेटी और दादी की 3 बेटियों की बलि पहले ही दी जा चुकी थी। अब घर की आखिरी बची हुई कन्या मीनू थी। रात के वक्त मयंक का फोन आया। उसने बड़ी माँ की तबीयत के बारे में पूछा और अपनी घर वापसी की इच्छा जाहिर की। उसने कहा, अगर माँ की हालत ज्यादा बिगड़ रही है तो मुझे बता देना, मैं घर आ जाता हूँ। उसकी माँ ने जवाब दिया, पर मनोहर ने तुम्हें सख्त मना किया है। पढ़ाई छोड़कर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ को बस नींद में चलने की बीमारी है, डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दी है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मयंक ने कहा, नहीं पिताजी, बात सिर्फ इतनी नहीं है। सेमेस्टर खत्म हो गए हैं, छुट्टी चल रही है, मैं घर आना चाहता हूँ। आप सबकी बहुत याद आ रही है
और छुटकी से भी बात करना चाहता हूँ। मयंक हमेशा मीनू को छुटकी कहता था क्योंकि वह सबसे ज्यादा दुलारी थी। मनोहर ने मीनू को बुलाया और फोन का रिसीवर उसके हाथ में दे दिया। मीनू ने कहा, हेलो भैया। मयंक बोला, अरे मेरी चुनिया, कैसी है? सिर का दर्द अब कैसा है तेरा? और बता, इस बार क्या लाऊं तेरे लिए? मयंक का इतना कहना था कि मीनू का दिल भर आया और वह जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसा लगा कि शायद वह मयंक को उस डरावनी रात का सब कुछ बता सके। मयंक ने फौरन पूछा, अरे छुटकी, क्यों रो रही है? किसी ने डांटा क्या? दादी ने कुछ कहा? मीनू अपनी घबराहट भरी आवाज में बोली, भैया जल्दी घर आ जाओ, बड़ी माँ बहुत डराने लगी है, वो मुझे घूरती रहती है। तभी पीछे से उसकी दादी आ गई और मीनू की आवाज अचानक बंद हो गई, जैसे उसकी सांस हलक में अटक गई हो। दादी को याद आया कि फोन अभी भी चालू है। उन्होंने लपक कर रिसीवर मीनू के हाथ से छीन लिया और खुद मयंक से बात करने लगी। दादी ने मयंक से कहा, सब ठीक है बेटा, घर आ जाना। मैंने पहले भी मनोहर से कहा था कि बुला ले तुझे, पर वो सुनता नहीं। अब तो जल्दी आ जा। मयंक ने फोन रख दिया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे। मीनू उससे क्या कहना चाहती थी? दादी ने अचानक रिसीवर क्यों छीन लिया? और मीनू इतनी घबराई हुई क्यों थी? ये सब सोचकर मयंक ने जल्द से जल्द घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उधर दादी ने मीनू से कहा, तू क्या बताने की कोशिश कर रही थी? और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पहले से ही डरी हुई मीनू की आंखों से आंसू बहने लगे। थप्पड़ की आवाज और दादी के चिल्लाने से मनोहर दौड़ता हुआ आ पहुंचा। मनोहर ने गुस्से में कहा, माँ तुम क्यों मार रही हो उसे? दादी चिल्लाते हुए बोली, ये करमजली मयंक को सब बता देती तो मैंने उसे संभाल लिया, वरना तू क्या सोचता मैं कैसे इसे छुपाऊंगी? मनोहर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अगर वह डर रही है तो उसे मारने से सब ठीक हो जाएगा, तो इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? न तो यह तेरा खून है, न ही तेरी सगी। मनोहर इन शब्दों के साथ मानो क्रोध में उबल पड़ा। उसकी आवाज सुनते ही माँ और पत्नी दोनों घबराई हुई वहां आ गई। मनोहर की पत्नी ने हालात संभालते हुए जैसे तैसे इस तकरार को शांत किया और मीनू को वहीं छोड़कर उसे अपने साथ कमरे की ओर ले गई। उसकी आंखों में आंसू थे। जब मीनू की नजर दादी पर पड़ी, उसे लगा जैसे दादी फिर उसे डांटने वाली है, मगर आज कुछ अलग था। दादी के चेहरे पर एक अजीब सी गहराई थी, मानो वह कुछ कहना चाह रही हो। रात का समय हो चला था और इस रात मीनू दादी के कमरे में सो रही थी। आमतौर पर दादी उसे अपने पास नहीं आने देती थी, इसलिए वह जमीन पर लेटी थी, जबकि दादी पलंग पर आराम कर रही थी। मीनू अक्सर अपनी माँ के साथ सोती थी, लेकिन आज की शाम की घटनाओं के बाद उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। नींद उसकी पलकों पर भारी हो रही थी और वह सो भी गई। दूसरी ओर दादी धीरे धीरे पंखे की घूमती हुई पंखुड़ियों को देखती हुई अपने अतीत में खो गई। वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगी, जब गांव की महिलाएं उसे चुटकी लेते हुए कहती थी, अरे नई बहू लाए हो और लड्डू भी नहीं खिलाए? और वह जवाब में कहती, घर आ जाना, सबको दिखा दूंगी और लड्डू भी खिला दूंगी। लेकिन यह क्या? वह अचानक कुएं पर पहुंच गई। औरतें उसे देखकर हंसने लगी। वह नई नवेली दुल्हन, जिसके हर कदम पर छींटा कशी हो रही थी, उसे चिढ़ा रही थी कि इतनी जल्दी क्यों मटका उठाकर काम में लग गई। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी की रंगत भी ढंग से उतरी नहीं थी। मैना के कानों में उन औरतों की हंसी गूंज रही थी और घूंघट के पीछे से वह सिसकते हुए रो रही थी। लेकिन बेचारी करे भी तो क्या? उसका दुख बांटने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ ही दिनों पहले उसकी शादी दिवाकर से हुई थी। गांव की एक अनपढ़ लड़की, जिसने शादी से पहले न तो अपने पति को देखा था और न ही उसके परिवार को जाना था। उसे तो बस उसके पिता ने ब्याह दिया था, क्योंकि 2 बेटियों का बोझ उनके सिर पर था और दिवाकर के परिवार ने दहेज की मांग नहीं की थी। मैना सिर्फ 16 साल की थी। शादी के बाद 1 साल बाद उसका गौना भी हो गया और वह अपने ससुराल आ गई। धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ में आने लगा, क्यों दिवाकर के माता पिता ने उसके पिता से दहेज की कोई मांग नहीं की। दिवाकर एक जमींदार था, लेकिन साथ ही वह एक व्यभिचारी और शराबी भी था। घर के कामकाज से ज्यादा उसका वक्त कोठों की महफिलों में बीतता था।
दिवाकर के लिए शादी सिर्फ उसकी माँ की इच्छा पूरी करने का एक जरिया थी और मैना के प्रति उसका रवैया नौकर जैसा था। उसे अपने कमरे में तो क्या, अपने आसपास भी नहीं फटकने देता था। मजबूर मैना अपने बिस्तर और सामान के साथ रसोई में सो जाती और यही सोचकर हर रात रोती कि यह उसकी किस्मत का खेल है। शादी के चंद दिनों बाद ही मैना से नौकरों जैसा बर्ताव शुरू हो गया। पहले तो सास ससुर के घर में नौकर चाकर हुआ करते थे, लेकिन उसके आने के बाद उसकी सास ने सभी को छुट्टी दे दी। अब घर का सारा काम मैना के जिम्मे था। दिवाकर हर दिन शराब के नशे में धुत होकर घर आता और सीधे अपने कमरे में चला जाता। कभी कभी तो वह मैना को बुरी तरह से पीटता भी था, लेकिन मैना किससे अपना दर्द बयां करती। शादी के पहले साल में ही वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उसकी सास और ससुर इस बात से बेहद नाराज थे और उन्होंने उसे घर से निकालने की धमकी दे दी। डरी सहमी मैना ने अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर अपने पति के पैरों पर गिरकर रोते हुए मिन्नतें की। शायद दिवाकर के दिल में कुछ दया आ गई और उसने अपनी माँ को किसी तरह मना लिया। दूसरी बार जब उसने पुत्र को जन्म दिया तो परिवार में सभी ने हर्षोल्लास मनाया और उस लड़के का नाम मनोहर रखा गया। हालांकि मैना के मन में अज्ञात भय ने जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। समय बीतता गया और 10 वर्षों के भीतर मैना 5 बच्चों की मां बन गई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। दिवाकर के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और दिवाकर की शराबखोरी की लत के चलते सब कुछ बिक चुका था। मात्र कुछ भूमि और घर शेष बचे थे, जिनसे उनका जीवन जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन दिवाकर की आदतों में कोई सुधार नहीं आया था। मैना को अब भी वो काली रात याद है जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उस रात जोरदार बारिश हो रही थी। मैना अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मालकिन, मालकिन, दरवाजा खोलो। इस आवाज ने सारे बच्चों और मैना को जगा दिया। दरवाजा खोला तो एक आदमी सामने खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ और उसकी पीठ पर एक भारी बोरा लदा हुआ था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वह फौरन बोल पड़ा, मालकिन, दिवाकर बाबू कोठे पर गए थे और वहां अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों ने अचानक धावा बोल दिया। सब औरतों को भगा दिया गया और जो नहीं भागी उन्हें वहीं मार डाला गया। दिवाकर बाबू का क्या हुआ? मैना ने चिंतित होकर पूछा। उस आदमी ने कहा, उन्हें कुछ नहीं हुआ, पर उन्होंने हवलदार का खून कर दिया है। अब अंग्रेजी सरकार उनके पीछे है और वो जंगल की तरफ भाग गए हैं। ये जो बोरा है, इसमें कोठे की सारी कमाई है। मालकिन ने मुझे इसे दिवाकर बाबू की बहन के पास पहुंचाने को कहा है, लेकिन अंग्रेजी सरकार जल्द ही यहाँ आ जाएगी, इसलिए दिवाकर बाबू ने कहा कि आप और बच्चों को साथ ले आओ। सारी बात सुनते ही मैना ने तुरंत अपने कुछ सामान को समेटा और बच्चों को जगाकर चलने को कहा। सभी ने पूछा, माँ, क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन मैना ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपने सबसे छोटे बेटे राकेश, जो सिर्फ 1 साल का था, को गोद में उठाया और उस आदमी के साथ बाहर निकल आई। बारिश और तेज हो गई थी। बिजली की चमक माहौल को और डरावना बना रही थी। बच्चे अपनी माँ से चिपकते हुए डर से कांप रहे थे। उन सब ने जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, बच्चों का डर और बढ़ गया। घना अंधकार था और अचानक कहीं से घोड़ों की टापों की आवाजें आने लगी। डर के मारे वे फिर से भागने लगे। चौकीदार ने कहा, मालकिन, बच्चे बहुत डर रहे हैं और बारिश भी तेज हो रही है, हमें कहीं छुप जाना चाहिए। मैना ने सहमति में सिर हिलाया और चौकीदार उन्हें एक बड़े आम के पेड़ के नीचे ले गया। पेड़ घना था और उसके नीचे बच्चों ने कुछ राहत महसूस की, लेकिन मैना के मन में बस अपने पति की चिंता समाई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वह बार बार भगवान से अपने पति की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। चौकीदार ने धीरे से कहा, मालकिन, आप चिंता मत करें, दिवाकर बाबू जरूर लौट आएंगे। मैना ने थके स्वर में उत्तर दिया, भैया, इस बार जैसे मेरे साथ किस्मत ने मजाक किया है, अब मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? चौकीदार ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, आप फिक्र न करें मालकिन, अगर दिवाकर बाबू नहीं मिले तो आगे जंगल से निकलकर एक गांव है, वहां नई जिंदगी की शुरुआत की जा सकती है। ये कहते हुए उसने अपने पास रखी सोने की बोरियों में से 5 सिक्के निकालकर मैना के हाथों में रख दिए।
मैना ने समय की नजाकत को समझते हुए उन सिक्कों को अपनी साड़ी के पल्लू में कसकर बांध लिया और चौकीदार का आभार जताया। फिर बच्चों को संभालने लगी। अचानक चौकीदार की नजर बारिश की तेजी पर गई और उसने महसूस किया कि नदी में उफान आने वाला है। उसने तुरंत कहा, मालकिन, लगता है पानी का बहाव बढ़ रहा है। क्या आप बच्चों को लेकर पेड़ पर चढ़ जाएंगी? मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैना ने सोचा, मरता क्या न करता, और चौकीदार की सहायता से उसने बच्चों को पेड़ पर चढ़ा दिया। फिर खुद भी ऊपर चढ़ गई। चौकीदार ने भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, मगर भारी बोरी के कारण चढ़ने में असफल रहा। फिर उसने बोरी को पेड़ से बांध दिया और खुद भी किसी तरह पेड़ पर चढ़ गया। उसका अंदेशा सही निकला। कुछ ही देर में नदी उफान पर आ गई और पेड़ का निचला हिस्सा पानी में डूबने लगा। ये दृश्य देखकर मैना ने राहत की सांस ली और चौकीदार का धन्यवाद किया। भैया, आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। मैं आपका कर्जदार हूं। चौकीदार ने मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, ये तो समय का फेर है। घने जंगल में मैना और उसके बच्चे उस पेड़ पर पूरी रात बैठे रहे। सुबह की पहली किरण के साथ मैना की आंख खुली। उसने देखा कि पानी का बहाव इतना तेज था कि पेड़ के चारों ओर की मिट्टी बह गई थी और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया था। लेकिन चौकीदार और बोरी का कहीं कोई अता पता नहीं था। दिवाकर अचानक पेड़ के पास खड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर मैना चौंक गई, मगर अपने पति को सुरक्षित देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। दिवाकर ने कहा, मैना, नीचे आ जाओ। उसने पूछा, चौकीदार कहाँ गया? दिवाकर ने उत्तर दिया, मैंने उसे बोरी के साथ गांव में छोड़ दिया, जहां उसे जाना था। मैना को यह सुनकर हैरत हुई, क्योंकि अभी तो मिट्टी भी पूरी तरह सूखी नहीं थी। फिर चौकीदार कैसे चला गया? लेकिन पति को सुरक्षित देखकर उसने और सवाल नहीं किए। दिवाकर उसे गांव ले आया और वहां पहुंचकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन दिवाकर के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वह कुछ खो चुका हो। एक दिन वह हांफते हुए मैना के पास आया और उससे उन सिक्कों के बारे में पूछने लगा। मैना, चौकीदार ने जो सिक्के तुम्हें दिए थे वो मुझे दे दो, उसने कहा। मैना ने उत्तर दिया, वो तो मैंने पोखर में फेंक दिए हैं। दिवाकर गुस्से से चिल्लाया, तुमने ये क्या किया? और तेजी से पोखर की ओर भाग गया। मैना उसे सिक्के ढूंढते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि दिवाकर को सिक्कों के बारे में कैसे पता चला। सिक्कों को फेंके काफी समय हो गया था और अब अचानक दिवाकर को उनकी क्यों जरूरत आन पड़ी? अचानक दिवाकर को पोखर में एक सिक्का मिल गया। पोखर से बाहर निकलते ही दिवाकर के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। हालांकि पोखर के अंदर रहने से उसके शरीर पर कई जगहों पर झोंक चिपक गई थी, जो खून चूस रही थी। ये पीड़ा काफी तकलीफ देह थी, लेकिन वो इस बात से खुश था कि उसे वो सिक्का मिल गया था। मैना ने यह दृश्य देखा और भागकर उसकी ओर आई। उसने नमक लिया और उसे दिवाकर के शरीर पर मल मल कर झोंकों को अलग किया। फिर दिवाकर को लेकर वैद्य के पास पहुंची, जहां उसे उपचार मिला। दिवाकर आराम करने चला गया। रात काफी बीत चुकी थी और अचानक मैना की आंखें खुली। उसे बच्चों की चिंता सताने लगी, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी एक बेटी बिस्तर पर नहीं है, तो उसका दिल बैठ गया। वह तुरंत दिवाकर को देखने उसके बिस्तर पर गई, लेकिन वहां भी दिवाकर नहीं था। उसकी गैर मौजूदगी को देखकर मैना ने सोचा कि दिवाकर अपनी मौज मस्ती के लिए बाहर गया होगा, मगर बेटी के गायब होने से वह बेहद परेशान हो गई। घर का दरवाजा भी अधखुला था, जो उसकी चिंता को और बढ़ा रहा था। मैना ने तुरंत अपनी बेटी की खोज शुरू की। उसने पूरे गांव के चप्पे चप्पे में तलाश की, चौपाल, घरों के पास, मगर बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार थककर रोते हुए वह घर लौट आई और सुबह दिवाकर के साथ फिर से ढूंढने की योजना बनाई। जब दिवाकर सुबह घर आया, मैना ने उसे पूरी घटना बताई। दोनों मिलकर बेटी को ढूंढने निकले, लेकिन नतीजा वही रहा। बेटी का कोई पता नहीं चला। मैना ने अंततः इसे अपने भाग्य का लिखा मान लिया और खुद को नियति के हवाले कर दिया। 2 महीने बीत गए। इस बीच दिवाकर फिर से पोखर में सिक्के की खोज में कूद पड़ा। उसे एक और सिक्का मिला, लेकिन उसी रात उसकी दूसरी बेटी भी गायब हो गई। अब मैना का शक और गहराने लगा। वह सोचने लगी कि कहीं कुछ बहुत बुरा तो नहीं हो रहा है। दिवाकर की गतिविधियों पर शक बढ़ने के बाद मैना ने यह ठान लिया कि वह अब सच्चाई का पता लगाएगी। एक रात उसने सोने का बहाना किया
और जागते हुए बच्चों के पास बैठी रही। लगभग आधी रात के समय दिवाकर उठ खड़ा हुआ और उसने सबसे छोटी बेटी को चुपचाप बिस्तर से उठाया। यह देखकर मैना उसके पीछे पीछे चल पड़ी, पर उसने दिवाकर को पकड़ा नहीं। दिवाकर तेजी से जंगल की ओर भागा। उस रात अमावस्या थी और अंधेरा बेहद गहरा था, लेकिन मैना अपने हाथ में दिया लेकर उसके पीछे पीछे चलती रही। धुएं का घना गुब्बार उठ रहा था। दिवाकर तेजी से उसकी दिशा में भागता जा रहा था और उसके पीछे पीछे मैना भी धीरे धीरे चलती हुई उसे फॉलो कर रही थी। रास्ते में मैना ने देखा कि चारों ओर आम के ऊंचे ऊंचे पेड़ फैले हुए थे, जो उस जगह को घने जंगल जैसा बना रहे थे। एक पेड़ के पास छुपते हुए मैना ने जो दृश्य देखा, उससे उसकी रूह तक कांप गई। वहां एक अघोरी बैठा हुआ था और उसके सामने दिवाकर हाथ जोड़कर जमीन पर बैठा था। बीच में मिट्टी से बनाया गया एक ऊंचा टीला था, जिस पर उसकी बेटी बेसुध लेटी हुई थी। उस दृश्य के पास एक और ऊंचा टीला था, जहां एक कंकाल रखा हुआ था, जिसे देखकर हवा भी सर्द होती महसूस हो रही थी। दिवाकर पूरी श्रद्धा से अघोरी को देख रहा था और अघोरी कोई मंत्रोच्चारण करते हुए किसी अज्ञात शक्ति का आह्वान कर रहा था। यह भयावह दृश्य मैना को हिला देने के लिए काफी था। उसकी टांगें कांपने लगी और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति दिवाकर इतना पापी और क्रूर हो सकता है कि अपने ही बच्चों को किसी रहस्यमय शक्ति के हाथों सौंपने के लिए तैयार हो जाए। तभी मैना ने देखा कि दिवाकर ने वही सिक्का निकालकर अघोरी को सौंप दिया। अघोरी ने उस सिक्के को दिवाकर की बेटी के सिर पर रखा ही था कि मैना से अब और रहा नहीं गया। वह दौड़ कर आई और दिवाकर का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? दिवाकर चौंक कर पीछे मुड़ा। तुम यहाँ कैसे? मैना ने तीखी नजरों से देखा। तुम हमारी बच्चियों के साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तुम पिता नहीं हो, एक दरिंदा हो। तभी अचानक कंकाल के पास हलचल शुरू हो गई और ठंड की लहर वातावरण में फैल गई। एक रहस्यमयी रोशनी कंकाल के चारों ओर मंडराने लगी और वो रोशनी धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदल गई। मैना ने जैसे ही उस आकृति को पहचाना, उसका दिल दहल गया। ये वही चौकीदार की आत्मा थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। मैना की आंखों में उस रात की सारी घटनाएं घूम गई। वही पेड़, वही जगह, वह जगह जहां एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था, शायद उसी आत्मा की वजह से। आत्मा क्रोधित थी क्योंकि शायद उसका आह्वान देर से किया गया था। आत्मा ने अघोरी से गुस्से में कहा, जल्दी सिक्का दो, वरना तुझे ही साथ ले जाऊंगा। अघोरी ने तुरंत सिक्का आत्मा को दे दिया। आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन इस बच्ची को साथ ले जाऊंगा। मेरे जाने के बाद उस टीले को खुदवाना। मैना ने हिम्मत जुटाकर चौकीदार की आत्मा को पुकारा, रुको भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आत्मा ठिठक गई और जवाब में बोली, मालकिन, जिस तरह बुरी आत्मा किसी शुभ आत्मा के सामने विवश हो जाती है, उसी तरह मैं भी विवश हूं। तुम्हारे पति की लालच ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैना ने कांपती आवाज में कहा, भैया, मेरे बच्चों को वापस लौटा दो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी सौंप दूंगी, बस मेरे बच्चों को छोड़ दो। लेकिन चौकीदार की आंखें अब लाल अंगारे बन चुकी थी। उसने गुस्से से कहा, सिक्के के बदले सिक्का, खून के बदले खून और लड़की के बदले लड़की, यही समझौता हुआ था दिवाकर बाबू। क्या ये सच नहीं है? दिवाकर इस खुलासे से अवाक रह गया। उसकी पूरी दुनिया मानो बिखर गई। वह जो सम्मान उसने वर्षों से अपनी पत्नी मैना की नजरों में कमाया था, वह पल भर में ध्वस्त हो गया। उसकी आत्मा पर जैसे कोई बोझ आ गया हो। उसने मैना की तरफ देखा, मानो उसे एहसास हो गया हो कि वह अब अपनी जान भी गंवा सकता है। मैना स्तब्ध होकर बोली, भैया, आप किसकी बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तब चौकीदार की आत्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता होगा मालकिन? तब तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी। आत्मा ने कहना शुरू किया, मैं एक ईमानदार मेहनती इंसान था। मेरे पास थोड़ी सी जमीन थी और मेरा परिवार, मेरी पत्नी और 5 बेटियां, मेरा सुखी संसार था। हम कड़ी मेहनत करके किसी तरह अपनी जीविका चलाते थे, लेकिन एक साल बारिश ने दगा दे दिया और सूखा पड़ा। गांव वालों ने जमींदार से कर्ज लेने का फैसला किया
हम भी उनमें से एक थे। मालकिन, हमें क्या पता था कि यह कर्ज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा। जमींदार ने हमें कर्ज दिया, परंतु उसे चुकाने के लिए समय बेहद कम रखा और धमकी दी कि अगर समय पर न चुका पाए तो हमारी जमीन उसकी हो जाएगी। हमने उसकी शर्त मान ली और रात दिन मेहनत की। जब फसल तैयार होने को आई, तब हमें क्या पता था कि जमींदार ने हमारे खिलाफ साजिश रच रखी थी। उसने हमारी तैयार फसल में आग लगवा दी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब हम मदद की गुहार लेकर जमींदार के पास गए तो उसने उल्टा हमें ही अपमानित किया। हम मजबूर थे, कर्ज का बोझ हमारे सिर पर था, इसलिए हम चुपचाप लौट आए। अब गांव छोड़ने का ही विचार कर रहे थे कि मेरी पत्नी की मौत हो गई। हमारी बेटियां अनाथ हो गई। इतना कहते कहते आत्मा फूट फूट कर रोने लगी। उसका दुख देखकर मैना की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे लगने लगा कि अन्याय बेहद बड़ा था, लेकिन वह अब भी समझ नहीं पा रही थी कि असल दोषी कौन था। आत्मा फिर बोलने लगी। कुछ दिन बाद जमींदार बाबू हमारे घर आए और हमसे उधार चुकाने की मांग करने लगे। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी का संकट था। हम किसी को उधार कैसे दे सकते थे। हमने निर्णय लिया कि मालिक, हम और हमारी बेटियां आपके यहाँ मजदूरी करेंगे। जब तक आपका उधार नहीं चुकता होता, हम आप ही के खेतों में मेहनत करेंगे। जमींदार साहब को यह बात मंजूर हो गई और हम उनके खेतों में काम करने लगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि मालकिन की गंदी नजर हमारी मासूम फूल जैसी बेटियों पर थी। मालकिन ने हमारी बेटियों को कोठे पर बेच दिया। आत्मा का क्रंदन इतना तेज था कि पूरा जंगल गूंज उठा। मालकिन, आप जानती हैं, बदले में उस हराम जमींदार ने हमें क्या दिया? केवल वे 5 सिक्के जो हमने आपको दिए थे। मैं स्तब्ध रह गई। सोचा, क्या बदला उन 5 सिक्कों से पूरा हो गया? घुटनों के बल बैठकर अपने पति के पापों का प्रायश्चित करने लगी। लेकिन आत्मा ने कहा, जब हम आपके बच्चों को बचा रहे थे, तब हमारी इंसानियत ने हमें मौका दिया। आप और आपके बच्चों का कोई दोष नहीं है, लेकिन जब मालिक को खजाना नहीं मिला तो उन्होंने हमें मार डाला। तभी मैना बोली, वही खजाना जो आपके कंधे पर बोरी में था। चौकीदार ने कहा, हाँ मालकिन, वही खजाना जो मेरी बेटियों को बेचने से मिला था। कोठे वालियों ने उसे सस्ते में खरीद लिया। अब मैं इस जमींदार की सभी बेटियों को मार डालूंगा जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। हवा का एक झोंका आया और आत्मा उस बच्चे के शरीर के साथ गायब हो गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई पिता अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा कर सकता है। मैना अपने वजूद से नफरत करने लगी, दिवाकर से घृणा करने लगी। उसका हृदय बार बार टूट रहा था और उसने खुद को दोषी मानना शुरू कर दिया। चौकीदार ने कहा, हाँ मालकिन, वही खजाना जो मैंने अपनी बेटियों को बेचकर जुटाया था। उस कोठे वाली ने इसे सस्ते में खरीद लिया था। अब मैं उस जमींदार की सभी बेटियों को खत्म कर दूंगा जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। ये कहते ही अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और आत्मा उस बच्चे के शरीर के साथ गायब हो गई। मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई पिता अपनी बेटियों के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार कर सकता है। मैना के दिल में अपनी ही पहचान से नफरत होने लगी थी। उसे दिवाकर से घृणा हो रही थी, ये सोचकर कि उसका पति, जिसने उसकी बेटियों को जन्म दिया, इस हद तक गिर सकता है। बेचारी मैना चौकीदार के अत्याचार सुनकर अंदर तक टूट गई थी। अपनी बेटियों को खोने के दर्द ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया और उसने खुद को दोषी मानना शुरू कर दिया था। उसका दिल चीख चीख कर रो रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया हो। अब आत्मा के जाते ही दिवाकर और वह अघोरी उस मिट्टी के टीले को खोदने में जुट गए, जहां बेहोश पड़ी उसकी बेटी रखी गई थी। मैं उस वक्त गहरी सोच में डूबी थी, अपनी बेटियों के बारे में चिंतित, जैसे इस सदमे से उबर नहीं पा रही थी। जैसे ही दिवाकर और अघोरी ने टीले को खोदा, वहां से एक मिट्टी का घड़ा निकला जो सोने चांदी और नकदी से भरा हुआ था। दिवाकर के चेहरे पर लालच और क्रूरता की झलक साफ नजर आ रही थी। उसने मैना को जोर से हिलाया और बोला, देखो मैना, कितना पैसा है, सोना चांदी है, छू कर देखो। मैना ने उसे घूर कर देखा। उसके चेहरे पर कुछ पल पहले की झिझक अब गायब हो गई थी। उसने देखा कि दिवाकर को अब अपनी करतूतों पर कोई पछतावा नहीं था। वह अपने पति के इस नए रूप को देखकर स्तब्ध रह गई। उसने कहा,
इस खून से सनी हुई दौलत को मुझसे दूर रखो, ये मेरी मासूम बच्चियों की मौत की कीमत है। ये कहते हुए मैना ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और दिवाकर को मारने का इशारा किया। डरकर दिवाकर और अघोरी पीछे हटे और उस मौके का फायदा उठाते हुए मैना वहां से भाग निकली। वह घर पहुंची और अपने दोनों बेटों को गले लगाकर खूब रोई। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शायद वह उस दिन की पीड़ा और दर्द को अपने आंसुओं में बहा रही थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। दिवाकर शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए घर लौटा। उसने आते ही मैना से खाना मांगा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने मैना और बच्चों को बुरी तरह पीटा। मारते मारते वह थक गया और फिर सोने चला गया। अब मैना के दिल में अपने पति के लिए कोई प्यार नहीं बचा था। वह उससे नफरत करने लगी थी, मगर अपने दोनों बेटों के लिए उसे जीना था। उनके लिए वह अपनी सारी तकलीफों को सह रही थी। सुबह का उजाला फैल चुका था। दादी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी जब मीनू ने उन्हें पुकारा, दादी उठ जाओ, सुबह हो गई है, मैं चाय लेकर आती हूँ। दादी ने सूजी हुई आंखों से जवाब दिया, हाँ चाय रख दो, मैं उठती हूँ। मीनू चाय रखकर चली गई और मनोहर स्टेशन से मयंक को घर लेकर आ गया। मयंक के आते ही जैसे घर में रौनक लौट आई। दादी ने उसे गले से लगा लिया। अपने पोते को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सबने मयंक से हालचाल पूछा और उसने बताया कि पुणे में सब कुछ ठीक है और इस बार वह कुछ समय के लिए छुट्टियां बिताने आया है। शाम हो चली थी। बड़ी माँ और मीनू रसोई में खाना तैयार कर रही थी। तभी बड़े पापा वहां आकर बड़ी माँ से बोले। बड़ी माँ ने फिर से अपनी चिंता दोहराई, तुम्हें अपनी दवाई आज जरूर लेनी है, मयंक ने पहले ही खा लिया है। मैं नहीं चाहती कि तुम वही गलती दोहराओ जो तुमने पहले की थी। मयंक के सामने इस नाटक को बढ़ाते हुए बड़ी माँ ने अपनी बात स्पष्ट की। मैनू ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है, मैं दवाई ले लूंगी। वह सब सुन रही थी और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। रात गहराती गई और सबने मीनू को हॉल में अकेला सुला दिया, क्योंकि दादी ने मयंक को अपने पास सुलाया था और बड़ी माँ की बीमारी के कारण बड़े पापा उनके पास थे। रात घना अंधेरा छा गया था। जब मयंक को लगा कि उसका गला सूख रहा है, वह पानी लेने के लिए किचन की तरफ गया और पानी पीने के बाद वापस अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, मयंक, मयंक। उसने जवाब दिया, कौन? पर दूसरी बार आवाज नहीं आई। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम था और वापस अपने बिस्तर पर लौट आया। लेकिन रात के दूसरे पहर में उसे फिर से ऐसा एहसास हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है और उसे बुला रहा है। उसे लगा कि वह अपनी मर्जी के बगैर किसी अदृश्य ताकत की गिरफ्त में चला जा रहा है, जैसे किसी की पकड़ में खींचा जा रहा हो। अब वह उठकर खड़ा हो गया और उस साए का पीछा करने लगा जो उसके कदमों से कदम मिला रहा था। मयंक धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच गया जहां वह आम का पेड़ था, उसी पेड़ के पास जहां कभी उसकी माँ आई थी। जैसे ही उसने उस पेड़ के पास कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी गहरी नींद से जागा हो जो अभी अभी टूटी थी। उस साए ने, जो अब भी उसके सामने खड़ा था, पुकारते हुए कहा, मयंक, मैं जानता हूं कि तुम हैरान हो, लेकिन मैं तुम्हें यहां तुम्हारी भलाई के लिए लाया हूं, उस खजाने के लिए जो सिर्फ तुम्हारा है और जिसे सिर्फ तुम ही पा सकते हो। मयंक ने उलझन में पूछा, खजाना? कैसा खजाना? साया, जो पेड़ के पीछे से प्रकट हुआ था, बोला, हाँ, वही आम वाली का खजाना जिसके लिए तुम्हारे दादा और चाचा हमेशा जद्दोजहद में लगे रहे। क्या तुम नहीं देखना चाहोगे अपनी विरासत? मयंक ने कहा, अगर ये सच है तो मुझे दिखाओ। साया ने संकेत करते हुए कहा, इस पेड़ की खोह में देखो। मयंक ने पेड़ की खोह में झांका और एक पल में ही स्तब्ध रह गया। वहां सोने और चांदी से भरे मटके और चारों ओर बिखरे कीमती आभूषण थे। मयंक के भीतर लालच का वही कीड़ा जाग गया जो उसके दादा के खून में था। खजाने को देखते ही उसे पाने की प्रबल इच्छा उसके मन में उमड़ पड़ी। जैसे ही उसने खजाने की ओर हाथ बढ़ाया, साया ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, इस खजाने के बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मयंक ने चौंकते हुए पूछा, क्या चाहिए? साया बोला, तुम्हारी सबसे अनमोल चीज। मयंक ने गुस्से में कहा, क्या चाहिए? बोलो साफ। साया ने जवाब दिया, तुम्हारी बहन। यह सुनते ही मयंक का गुस्सा और भड़क गया।
उसने तेजी से साये को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साया अचानक गायब हो गया। मयंक एकाएक होश में लौटा और पाया कि न तो साया था, न जंगल, न कोई खजाना। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे मन ही मन ये यकीन हो चला था कि उसने जो देखा वह कल्पना से परे, वास्तविकता के बेहद करीब था। उसे अचानक मीनू की वह बात याद आ गई जो उसने अधूरी छोड़ दी थी। अगली सुबह सभी अपने अपने कामों में लगे थे। मयंक ने मीनू को पास बुलाकर धमकाते हुए कहा कि अगर वह पूरी सच्चाई नहीं बताएगी तो वह हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा और कभी नहीं लौटेगा। मयंक की धमकी से मीनू घबरा गई और रोते रोते उसने सब कुछ अपने बड़े भाई मयंक को बता दिया। मयंक एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का था, लेकिन मीनू की बातों पर उसे थोड़ा यकीन करने में कठिनाई हो रही थी। जब मीनू ने कहा कि इस बारे में सभी को पता था सिवाय मयंक के, तो वह गुस्से से भड़क उठा और पैर पटकते हुए अपने पापा के पास गया। गुस्से से उसने अपने पापा से कहा, पापा, ये सब क्या चल रहा है? मनोहर जी, जो अपने स्थान पर बैठे थे, चौंकते हुए बोले। क्या मतलब? मयंक ने गुस्से में जवाब दिया। मतलब यह कि मुझसे यह सब क्यों छिपाया गया? क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं? मनोहर जी अब गंभीर स्वर में बोले। तुम कहना क्या चाहते हो मयंक? स्पष्ट शब्दों में बात करो। मयंक ने कहा, मीनू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये क्या चल रहा है? माँ कौन सी बीमारी की दवा खा रही है? मनोहर जी ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, तुम इन सब बातों से दूर रहो। यहाँ छुट्टियां बिताने आए हो, अपनी छुट्टियां पूरी कर और वापस लौट जाओ। मयंक की आंखों में उदासी और उलझन थी। उसने कहा, पापा, कल रात मुझे भी वही महसूस हुआ जो माँ को हुआ था। मनोहर जी का चेहरा तनाव में आ गया। उन्होंने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम जंगल गए थे, वहां क्या देखा? मयंक ने अपने पिता को रात की पूरी घटना बताई। सुनते ही मनोहर जी ने अपना सिर थाम लिया और आंखों में आंसू लिए वहीं बैठ गए। धीरे से बोले, ये मेरी गलती है कि मैंने तुझे यहाँ बुलाया। अब तू भी इसमें उलझ गया है राकेश की तरह। मैं तुझे इस अभिशाप से दूर रखना चाहता था। मयंक बेचैनी से बोला, लेकिन पापा, आप साफ साफ बताइए, आखिर हो क्या रहा है? राकेश का एक्सीडेंट हुआ था तो ये सब बातें कैसे जुड़ी हुई है? मनोहर जी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तेरा चाचा और चाची किसी हादसे में नहीं मरे थे। उन्हें भी उसी आम के पेड़ के प्रेत ने मारा था। मयंक चौंक कर बोला, लेकिन क्यों? मनोहर जी ने दुखी स्वर में कहा, तेरा चाचा खजाने के लालच में अपनी सुध बुद्ध खो बैठा था, तेरे दादा की तरह। और जिसने भी उस खजाने को देखा वह लालच में अंधा हो गया, अपने रिश्ते नातों को भूल गया। मयंक ने धीरे से कहा, पापा, अब तो मैंने भी उस खजाने को देखा है। मनोहर जी ने चिंता से कहा, हाँ बेटा, अब तुझे भी सपने सताएंगे, तेरे अंदर भी वही ललक जागेगी और एक दिन तू भी मीनू को उस प्रेत के हवाले कर देगा जैसे तेरे चाचा ने किया था। मयंक का चेहरा भय से सफेद हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, पापा, चाचा किसे लेकर गए थे और चाची की मौत कैसे हुई थी? मनोहर जी ने गहरे दुख से कहा, जब तेरा चाचा खजाने के पीछे पागल हुआ तब हमें पहली संतान मिली थी, तेरी बड़ी बहन जो तुझसे पहले पैदा हुई थी। राकेश उस समय शादीशुदा नहीं था, इसलिए उसने तेरी बहन को प्रेत के हवाले कर दिया। हमें यह तब पता चला जब सब कुछ खत्म हो चुका था। मनोहर जी ने आगे बताया, तेरी दादी ने भी उस खजाने को देखा था और वह भी लालच में अंधी हो गई थी। उन्होंने जल्दी से राकेश की शादी करवाई ताकि खजाने का वारिस मिल जाए। लेकिन तेरी माँ और मैं जानते थे कि अगर उनकी औलाद बेटा हुआ तो वह खोजी बनेगा और बेटी हुई तो उसे प्रेत के हवाले करना पड़ेगा। हमने एक पुजारी से इस अभिशाप से बचने का उपाय पूछा। उन्होंने सलाह दी कि राकेश की शादी ऐसे परिवार में हो जो खेतीहर किसान हो। हमने ऐसा ही किया और तेरे चाचा की शादी मीनू की माँ से करवा दी। जब मीनू पैदा हुई तो हम सभी डर गए। एक दिन राकेश मीनू को प्रेत के हवाले करने गया, लेकिन मीनू की माँ ने अपनी जान देकर उसे बचाया। राकेश को जब होश आया तो उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मनोहर जी की आवाज में कंपन था। कहते हैं वहां से आज भी डरावनी आवाजें आती है। शायद वह प्रेत मीनू के पिता को असहनीय पीड़ाएं देता है और अब तू भी वही करेगा, ऐसा मनोहर ने कहा।
उसकी आवाज दर्द से भारी हो गई और वह फूट फूट कर रोने लगा। मयंक ने उसे शांत करने की कोशिश की। नहीं पापा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? क्या आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है? मयंक ने अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाया। मुझे मीनू को कुछ भी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मनोहर ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तुझ पर विश्वास है बेटा। मैं जानता हूं कि तू मीनू को इस श्राप से बचाएगा। लेकिन मयंक के मन में कई सवाल उभर आए थे। वह उन सारी बातों का हल ढूंढना चाहता था जो उसके परिवार की इस अभिशप्त गाथा में छुपे हुए थे। उसने अपनी दादी के पास जाने का निश्चय किया। मयंक अपनी दादी से सब कुछ जानना चाहता था, उस खजाने के बारे में जो ओस आंबाड़ी में कहीं छिपा हुआ था। जब मयंक ने दादी से कहा कि वह भी खोजी बनना चाहता है, दादी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन मयंक ने कहा, पहले मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। आखिरकार उस खजाने से हमारे परिवार का क्या संबंध है? दादी ने मयंक को सब कुछ बताया। वह अभिशाप, वह प्रेत और वह खजाना जो हर पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। सब कुछ बताने के बाद दादी ने कहा, आखिरी उपाय यह है कि मीनू को उस प्रेत को सौंप दो, फिर हमारे परिवार का श्राप मिट जाएगा। मयंक के लिए यह सुनना असहनीय था। उसने दादी के मुंह से अपनी बहन के लिए ऐसे निर्मम शब्द सुनते ही गुस्से में वहां से निकल गया। रात हो चुकी थी और मयंक अपने बिस्तर पर लेटा दिन भर की घटनाओं पर विचार कर रहा था। उसके दिमाग में केवल एक सवाल घूम रहा था, आखिर दादी के मन में मीनू के लिए इतनी कटुता क्यों है? विचारों में खोते खोते उसकी आंख लग गई। उसने एक विचित्र सपना देखा। वह एक पोखर के पास खड़ा है, खोजी बन चुका है और खजाने की तलाश कर रहा है। अचानक एक महिला उसकी ओर बढ़ती चली आ रही है। मयंक ने उससे पूछा, आप कौन हैं? महिला ने गंभीर स्वर में कहा, तू मुझे नहीं पहचानता मयंक, मैं मीनू की मां हूं। सपने में ही मयंक डर गया और घबरा कर बोला, आप क्या चाहती हैं? महिला ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, मैं तुझे आगाह करने आई हूं मयंक। यह जो घटना हो रही है वह उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। तेरे ही घर में कोई उस प्रेत की सहायता कर रहा है। वह उसे बार बार बुलाता है और वह हर बार एक लड़की को ले जाता है। मैं नहीं चाहती कि मीनू को भी वह प्रेत ले जाए। महिला ने कहा, तो कुछ कर मयंक, उसे रोक, इससे पहले कि देर हो जाए। सपने की भयावहता से घबराकर मयंक की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी दादी अपने बिस्तर पर नहीं है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बाहर निकला लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह वापस आकर सोने का नाटक करने लगा, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। इतनी रात को दादी कहाँ गई होंगी? अगले दिन मयंक ने इस रहस्य की तह तक जाने की ठान ली। उस दिन वह अघोरी कौन था जो उसके दादाजी की सहायता कर रहा था? मयंक ने पूरे गांव, पहाड़ियों और श्मशान तक खोजबीन की, परंतु कहीं उसका कोई सुराग न मिला। लगातार 3 दिनों तक वह इस पहेली को सुलझाने में जुटा रहा, लेकिन अचानक उसे यह समाचार मिला कि वह अघोरी तो पहले ही मर चुका है। यह सुनकर मयंक के मन में एक बेचैनी का एहसास हुआ। उसे यह सोचकर चिंता सताने लगी कि अब इस श्राप का उपचार कौन करेगा और कौन उनकी मदद करेगा। इस असमंजस को लेकर वह मंदिर गया और अपने इष्टदेव के समक्ष शीश नवाया। वापस घर आने पर उसकी चिंताएं और स्पष्ट हो गई। उसकी माँ ने उसे इतनी चिंता में पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने तुरंत उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तू इन दिनों कुछ परेशान दिख रहा है? मयंक ने जवाब दिया, माँ, मैं एक पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वह सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। माँ ने अपने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, कभी कभी हमें खुद को समय देना चाहिए और उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे समझ से परे होती है। रचयिता केवल एक है और उसी के हाथ में सब कुछ है। माँ के इन शब्दों को सुनते ही मयंक की आंखों में एक चमक आ गई, मानो उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखी हो। उसने सोचा, जो कार्य मुझसे करवाना चाहता है क्यों न उसे समय के हवाले कर दूं। यदि मैं लालच से बचे रहकर अपने होश में खोजी बन जाऊं तो। शाम को जब मनोहर घर आया, मयंक ने अपने पिता को बताया कि वह अघोरी तो मर चुका है। मयंक के पिता ने पहले मना किया, परंतु फिर मान गए और बोले, बेटा, इसमें काफी खतरा है। मयंक ने अपने पिता को आश्वस्त किया,
जो होगा वही होगा, जो ईश्वर ने निर्धारित किया है। फिर मयंक ने अपनी दादी और माँ से बात की और सिक को खोजने की प्रक्रिया पूछी। दादी ने उसे सब कुछ बताया, साथ ही यह भी चेतावनी दी कि समय से पहले ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन मयंक ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। कुछ दिनों से मयंक देख रहा था कि दादी हर काम को नकारात्मक दृष्टि से देखती थी और रात में बिस्तर से गायब हो जाती थी। उसने इस बात की तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन दादी ने उसे टाल दिया। रात में मयंक ने दादी के पानी में अपनी माँ की नींद की गोलियां मिला दी, ये जानने के लिए कि दादी पर भी वही असर हो रहा है जो माँ पर हुआ था। रात गहराते ही उसे वह महिला फिर सपने में दिखाई दी, जो मीनू की माँ और उसकी चाची थी। वे उसे सावधान करने आई और तभी उसकी नींद खुली। लेकिन उस रात भी दादी बिस्तर पर नहीं थी। मयंक को घबराहट हुई, दवाई का असर क्यों नहीं हुआ? दादी कहाँ चली गई? वह फौरन उठा और दादी को खोजने लगा, लेकिन हर बार की तरह दादी वापस आ गई और मयंक को सो जाना पड़ा। अगले दिन मयंक मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना की कि वे उसके परिवार को इस संकट से बचा ले। वह प्रसाद और रक्षा सूत्र लेकर आया और सबको बांटा। उसने खास तौर पर मीनू को अपने सामने रक्षा सूत्र बंधवाया। फिर वह पोखर की ओर गया। सिक्का ढूंढने के लिए उसमें कूद पड़ा। बार बार तैरते हुए उसने काफी समय बिताया, लेकिन सिक्का नहीं मिला। थकान के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरी बार के प्रयास में उसने फिर से पोखर में छलांग लगाई। इस बार उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर खींच रहा हो। घबराहट में उसने अपने आप को ऊपर खींचा। जैसे ही वह पानी के ऊपर आया, उसकी मुट्ठी में कुछ महसूस हुआ। जब उसने मुट्ठी खोली तो वह सिक्का उसके हाथ में था। वह जैसे ही कब्र से बाहर निकला, उसके शरीर पर जगह जगह झोंकें लिपटी हुई थी, जो उसका रक्त चूस रही थी। उसने किसी तरह उन सबको अपने शरीर से हटाने का प्रयास किया, परंतु झोंकें इतनी अधिक थी कि वह डर कर भागा और सीधे घर जाकर अपनी माँ से नमक मांगा। उसकी माँ ने बेटे की यह हालत देखकर तुरंत नमक लाकर झोंकों पर डाला और सबको उसके शरीर से अलग किया। झोंकें जलकर जमीन पर गिर गई। मयंक की माँ ने देखा कि मयंक बुरी तरह से थक चुका था और तभी वह बेहोश हो गया। उसकी माँ ने तुरंत मनोहर और डॉक्टर को फोन किया। मनोहर भी शीघ्र ही घर आ गया और मयंक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पाया कि जोकों के काटने से मयंक को तीव्र बुखार हो गया था। उनका कहना था कि यह बुखार सामान्य नहीं था और उन्होंने मयंक को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया। लगभग 24 घंटे बाद मयंक का बुखार थोड़ा कम हुआ। तब सभी उससे मिलने आए। मयंक की हालत देखकर उसके पिता फूट फूट कर रो पड़े और बोले, क्या जरूरत थी बेटा इस सब की? देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। मयंक धीमी आवाज में बोला, पापा मैंने वो सिक्का ढूंढ लिया है। यह सुनते ही मनोहर ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। जब मयंक पूरी तरह से ठीक हो गया तो डॉक्टर ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी और वह घर आ गया। घर आने के बाद उसकी माँ ने उसे पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा और उसके पास ही बैठी रहती। रात को जब मयंक विश्राम कर रहा था, दादी ने सोचा कि वह सो चुका है और चुपचाप बाहर निकल गई। मयंक को यह अवसर सही लगा और वह भी उनकी सच्चाई जानने के लिए पीछे पीछे चल पड़ा। वह जंगल के उसी आम के पेड़ तक पहुंचा जहां दादी ने 2 टीले बनाए हुए थे। एक पर कंकाल रखा था और दूसरे पर मीनू बेहोश पड़ी हुई थी। बीच में बैठकर दादी किसी की आराधना कर रही थी। यह दृश्य देखकर मयंक गुस्से से भर उठा और सामने आकर बोला, दादी ये सब क्या है? दादी की आंखों में एक क्रूर मुस्कान थी। मयंक चिल्लाकर बोला, तुम मेरी दादी नहीं हो सकती। तभी दादी रूपी व्यक्ति ने एक पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया और पेड़ की लताएं निकलकर मयंक को बांधने लगी। इस बीच मनोहर और उसकी पत्नी सो रहे थे। अचानक मनोहर को ठंड का एहसास हुआ और उसने आंखें खोली तो कमरे में धुंध जैसा अंधेरा देखा, जिसमें एक आकृति उभर रही थी। वह आकृति बोली, भाई साहब मीनू और मयंक को बचा लीजिए। मनोहर ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? आकृति ने जवाब दिया, मैं मीनू की माँ हूँ। यह सुनते ही मनोहर ने अपनी पत्नी को उठाया और दोनों तुरंत दादी के कमरे की ओर भागे, लेकिन वहां न दादी थी और न मयंक। दोनों डरते डरते जंगल की ओर भागे और जब उन्होंने आम के पेड़ के पास का दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए।
मनोहर ने चिल्लाकर अपनी माँ से पूछा, माँ तुम ये सब क्या कर रही हो? मयंक ने चिल्लाते हुए कहा, पापा रुको, वो दादी नहीं है। मनोहर आश्चर्य से मयंक को देखने लगा। तभी मीनू की माँ की आत्मा वहां आई और बोली, ये अघोरी है माँ, नहीं, इसने सबको अपने वश में कर लिया है। वो चौकीदार सच में नेक इंसान था, लेकिन आपके पिता और उस अघोरी ने मिलकर हमारे परिवार को तबाह कर दिया। अब मेरी बेटी को भी बलि के लिए ले जा रहे हैं। वह आत्मा अपने दर्द में बोलती गई। इस अघोरी को अपनी काली तांत्रिक शक्तियों के लिए मासूम बच्चियों की बलि चाहिए थी, ताकि वह अनेक सिद्धियों को प्राप्त कर सके और समाज में भय फैलाकर लोगों को नुकसान पहुंचा सके। उस चौकीदार की आत्मा को इसने उस खजाने के साथ बांधकर रखा हुआ था। लेकिन भाई साहब, आप इस अनुष्ठान को पूरा नहीं होने देना। शायद इसी वजह से मुझे अब तक मुक्ति नहीं मिली है। फिर उस आत्मा ने मनोहर, उसकी पत्नी और मयंक को एक योजना बताई। मयंक की मां तेजी से अपने घर गई और कुछ आवश्यक सामान लेकर वापस आई। दूसरी तरफ अघोरी अब भी किसी शक्तिशाली आत्मा को बुलाने में मग्न था और अजीब मंत्र बड़बड़ा रहा था। तभी अचानक उसका मंत्रोच्चार समाप्त हुआ और कंकाल हवा में तैरने लगा। उसी समय पास की खोई से चौकीदार की आत्मा प्रकट हुई। उसने दादी रूपी अघोरी से सिक्का मांगा और उसने बिना हिचकिचाए सिक्का उसे सौंप दिया। जैसे ही सिक्का उसके हाथ में पहुंचा, मीनू का शरीर मिट्टी के टीले से उठकर हवा में तैरने लगा। लेकिन ठीक उसी पल मयंक ने छलांग लगाकर उसकी टांग पकड़ ली और उसे जमीन पर खींचने लगा। तभी मीनू की मां की आत्मा भी प्रकट हुई और चौकीदार की आत्मा से बोली, अब बहुत हुआ, तुम मेरी बच्ची को नहीं ले जा सकते। भली आत्मा ने चौकीदार की आत्मा के हाथ पकड़ लिए और चौकीदार की आत्मा असहाय हो गई, क्योंकि वह खुद इस कृत्य में शामिल नहीं होना चाहती थी। उसने खुद को समर्पण कर दिया। लेकिन अघोरी ने जब देखा कि कोई उसके अनुष्ठान में बाधा डाल रहा है, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने तेजी से उठकर आत्मा को वश में करने की कोशिश की। तभी मनोहर ने पीछे से उसे जकड़ लिया और मयंक की मां ने उसे रस्सियों से बांध दिया। अब अघोरी जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, मेरी सालों की मेहनत को नष्ट मत करो, मुझे मेरा कार्य पूरा करने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मां को मार डालूंगा। अचानक उसने मनोहर की मां की आत्मा को यातना देना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग आत्मा दर्द से कराहते हुए बोली, मनोहर, यह मैं हूं, इसे मत छोड़ना, यह पापी है और अपनी घृणित मंशाओं को इस शरीर में ही पूरी कर सकता है। सिक्का खोई में फेंक दे, जल्दी कर। इतना सुनते ही मनोहर की पत्नी ने फुर्ती से सिक्का उठाया और खोई में फेंक दिया। जैसे ही सिक्का खोई के अंदर गिरा, चौकीदार की आत्मा आजाद हो गई, क्योंकि सिक्कों की गिनती पूरी हो चुकी थी। अब वह अघोरी की बंधन से भी मुक्त हो चुका था। जब चौकीदार की आत्मा अघोरी की आत्मा से टकरा रही थी, तभी मीनू की मां की आत्मा ने मयंक को इशारा करते हुए कहा, पेड़ की खोई में अघोरी और चौकीदार का रखा हुआ सामान है, कुछ भी करके उसे जला दो। मयंक की मां दौड़कर अपने घर से मिट्टी का तेल लाई और फिर जल्दी से खोई के पास जाकर सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया। उसने उन लकड़ियों पर मिट्टी का तेल छिड़का और जैसे ही माचिस जलाई, आग ने तेजी से पूरे क्षेत्र को अपने लपेट में ले लिया। इधर अघोरी की आत्मा मयंक की तरफ झपटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीनू की मां की आत्मा और चौकीदार की आत्मा ने उसे जकड़ लिया। मयंक ने बिना किसी झिझक के जलती हुई माचिस की तीली लकड़ियों के ढेर में डाल दी। मिट्टी के तेल की वजह से आग ने तेजी से पकड़ ली और सब कुछ धू धू कर जलने लगा। अघोरी की आत्मा दर्द से चीखने लगी। उसकी चीखें उसकी असफलता का प्रतीक थी। उसकी चीखों की गूंज से पूरा जंगल और गांव जाग उठा। गांव के लोग इस भयावह दृश्य को देखकर भयभीत हो गए थे। सबने अपनी आंखों से उस खौफनाक मंजर को देखा। अब पास खड़ी चौकीदार की आत्मा ने मयंक की दादी को प्रणाम किया और कहा, मुझे माफ करना मालकिन, आपकी सभी बच्चियों का अपराधी मैं नहीं था, मैं केवल एक माध्यम था और अब हमें इस श्राप से मुक्ति मिल गई है। हम जा रहे हैं मालकिन, भूल चूक क्षमा करना। ये कहकर चौकीदार की आत्मा मुक्त हो गई। इधर मीनू की मां की आत्मा ने जैसे ही मीनू को देखा तो वह भावुक हो उठी। मेरी बच्ची, उसने कहा। मीनू फूट फूट कर रोने लगी। माँ, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उसकी माँ की आत्मा ने उत्तर दिया, हाँ मेरी बच्ची,
मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन अब मैं जा रही हूँ तुझे तेरे परिवार के पास छोड़कर। देख बेटा, रोना मत। तेरी बड़ी माँ तुझसे बहुत प्रेम करती है, मुझसे भी अधिक। तेरी दादी तुझे अपनी राजकुमारी समझती है। आपको यह सब कैसे पता चला? मीनू ने रोते हुए पूछा। उसकी माँ की आत्मा बोली, मेरी बच्ची, अघोरी को एक आत्मा की आवश्यकता थी, और जिस दिन तेरे पिता तुझे अघोरी को सौंप रहे थे, मैंने तुझे बचा लिया और मनोहर भाई साहब के पास सौंप दिया। मैंने खुद को आत्मदाह कर समाप्त कर दिया था। उस दिन मैंने अघोरी को भी अपने जलते हुए शरीर से राख कर दिया था, लेकिन अब गोरी ने मुझसे अपनी मृत्यु का प्रतिशोध लेने की ठानी थी और बार बार तेरी दादी के शरीर पर कब्जा करने लगा था। माँ, अगर आप नहीं रहेंगी तो मैं क्या करूंगी? मीनू ने रोते हुए अपनी माँ से पूछा। आप हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? उसकी माँ की आत्मा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मेरा जाना आवश्यक है। यह कहते ही मीनू की माँ की आत्मा एक प्रकाश की किरण में विलीन हो गई, जो आकाश से आ रही थी। ये दृश्य देखकर मीनू फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसकी बड़ी माँ ने उसे सीने से लगा लिया, सांत्वना देते हुए। मयंक ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी दादी को संभाला, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा और परिवार अपने घर लौट आया। मयंक अपनी पढ़ाई के लिए पुणे चला गया। 12वीं पास करने के बाद उसने मीनू का भी पुणे के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला करवाया। समय बीतने के साथ दोनों भाई बहन अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ एक सुखद जीवन जीने लगे। उनके परिवार पर छाया श्राप समाप्त हो गया था और अब उनके दिन सुख और शांति से गुजर रहे थे। मीनू और मयंक आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। मीनू ने वकालत में सफलता प्राप्त की और उसका भाई भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी बन गया था। अब परिवार में सभी खुशहाल थे और उनके जीवन से दुखों के बादल छंट चुके थे।